एक इलीगल चिमेरा लैब में साइंटिस्ट को पता चलता है कि हमारा एमसी, जो नंबर 17 नाम का एक ताकतवर एस रैंक चिमेरा है, अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह फैसला लेते हुए कि अब वो किसी काम का नहीं रहा, वे उसे शिकारियों के एक ग्रुप के साथ डेमन रेल्म में भेजकर छुटकारा पा लेते हैं। उसे उनकी हिफाजत करने का काम दिया जाता है, लेकिन वापस आने से मना कर दिया जाता है। उस रेल्म के अंदर अनगिनत मॉन्स्टर्स हमला करते हैं, लेकिन 17 बिना किसी मेहनत के उन्हें खत्म कर देता है और शिकारियों की जान बचा लेता है। जब मिशन खत्म होता है और गेट बंद होने लगता है तो शिकारी प्लान के मुताबिक उसे वहीं छोड़ देते हैं। अब उसके पास कोई ऑर्डर नहीं बचा था और उसका शरीर साथ छोड़ रहा था। तभी 17 की पुरानी इंसानी यादें वापस आने लगती हैं। वो एक अनाथ बच्चा था जिसे किडनैप किया गया था और 500 से ज्यादा मॉन्स्टर सेल्स इंजेक्ट करके चिमेरा बना दिया गया था। जैसे जैसे उसकी जान निकलती है, उसका कोर एक बहुत बड़ा धमाका करता है और एक चौंकाने वाले मोड़ में नंबर 17 का फिर से जन्म होता है। एक मॉन्स्टर के रूप में नहीं, बल्कि फिर से अपने असली इंसानी रूप में। 17 पूरी तरह हैरान रह जाता है और समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ अभी क्या हुआ। उसे एहसास होता है कि उसके अंदर के मॉन्स्टर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं, जिसका मतलब है कि वो कोई आम इंसान नहीं है। उसे समझ आता है कि लैब वालों का उससे काम पूरा हो चुका है, इसीलिए वे उसे वापस लेने नहीं आए। उसके शरीर में हुए बदलावों के अलावा उसकी कलाई पर लिखा एक्सपेरिमेंट नंबर भी गायब हो चुका है। 17 का मानना है कि वो अपने शरीर में मौजूद आग वाले मॉन्स्टर्स की एबिलिटी की वजह से दोबारा जिंदा हो पाया है। ऐसा लगता है कि जब तक कोर खत्म नहीं होता तब तक वह जीव 3 बार तक बच सकता है। हालांकि एक कहावत है कि फिनिक्स इंसानी सेल्स के साथ मिक्स नहीं होता, जिससे ये साफ होता है कि उसका केस बहुत स्पेशल है। 17 को समझ आता है कि लैब ने उसे काबू में रखने के लिए जो कुछ भी किया था वो सब पूरी तरह खत्म हो चुका है, और चूंकि नंबर 17 के रूप में उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, इसलिए वो एक आम इंसान की तरह जीने के बारे में सोचता है। अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश में वो अपने लिए एक नाम सोचता है और शायोन डन नाम फाइनल करता है। शियान शुरू में बदला लेने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर इस आइडिया को छोड़ देता है क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि उसका निशाना कौन है। फिर भी उसे पूरा भरोसा है कि किसी न किसी दिन उसका सामना अपने दुश्मनों से जरूर होगा। जब शियान को एहसास होता है कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, तो उसे समझ आता है कि इंसान बनने की दिशा में पहला कदम कपड़े हासिल करना होगा। वो डेमन रेल्म में घूमना शुरू करता है और जल्द ही उसे एक नदी मिलती है जो उसे लगता है कि काफी काम आएगी। वो आसपास देखता है और अचानक उसे एक मरा हुआ पंछी मॉन्स्टर मिलता है जो जहर की वजह से मरा था। चूंकि उसे लेदर की जरूरत थी, इसलिए उसे लगा कि उस पंछी की खाल काम आ जाएगी। वो अपने हाथ को एक ब्लेड में बदल लेता है और जो कुछ उसने लैब में सीखा था उसकी मदद से वो पंछी की खाल उतारने के काम में लग जाता है। जैसे ही वो अपना ब्लेड पंछी की खाल में डालता है, हवा में जहर की तेज बदबू फैल जाती है। फिर भी शियान पंछी की खाल उतारना जारी रखता है और आखिरकार वो मरे हुए पंछी की पूरी खाल निकाल लेता है। अब उसके पास एक बड़ी खाल है जिसे वह कपड़े की तरह इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह इस बात से निराश है कि खाल बहुत सख्त है और उसे अभी तक साफ या नरम नहीं किया गया है। तभी उसे याद आता है कि वो खुद ही खाल को टैन कर सकता है। वो काम पर लग जाता है और खाल को तब तक कूटता है जब तक वो बहुत नरम नहीं हो जाती। शियान ने जो हासिल किया उस पर उसे गर्व होता है और वो बिना समय गंवाए खाल को सही शेप में काटने लगता है। जब वो ये कर रहा होता है तो वो पंछी अचानक उसके पीछे जिंदा हो जाता है। अपने मुक्कों का इस्तेमाल करके वो खाल को उस परफेक्ट शेप में फाड़ देता है जैसा वो एक गुफा मानव केवमैन के कपड़े के लिए चाहता था। वो गौर करता है कि सारा जहर अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वो इसे ठीक करने में आलस कर जाता है और इसे ऐसे ही छोड़ने का फैसला करता है। तभी उसे पंछी के चहकने की आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पंछी असल में मरा नहीं था। शियान देखता है कि वो पंछी उसकी बातों के हिसाब से हिलडुल रहा है, जिससे ये साफ लग रहा था कि शायद वो उसकी बात समझ पा रहा है। शियान इस बात से ज्यादा हैरान था कि पंछी में मरने के सारे लक्षण दिख रहे थे, पर फिर भी वो किसी वजह से जिंदा था। ज्यादा सोचे बिना उसे समझ आ गया कि ये उन मॉन्स्टर्स में से है जो कभी मरते नहीं हैं। वो जानता था कि अगर वो पहले जैसा होता तो बिना सोचे समझे उस पंछी को मार देता, लेकिन चूंकि पंछी हिलने डुलने के लिए भी बहुत कमजोर था, इसलिए उसे मारने का कोई कारण नहीं दिखा। उसने माना कि वे दोनों ही किस्मत वाले हैं और उसने पंछी से अपनी दूसरी जिंदगी अच्छे से जीने को कहा, ठीक वैसे ही जैसे उसने खुद के लिए सोचा था। वहां से जाते हुए शियान कहता है कि अगर किस्मत ने चाहा तो शायद वे फिर कभी कहीं मिलेंगे। कपड़ों की समस्या सुलझाने के बाद उसे लगा कि अब अगला काम अपने लिए एक घर ढूंढना है। शियान आसपास देखना शुरू करता है और सबसे पहले उसे एक गुफा मिलती है जहां उसका सामना एक विशाल कनखजूरे जैसे मॉन्स्टर से होता है। ऐसी अंधेरी जगह में रहने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो वहां से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उस मॉन्स्टर का सिर धड़ से अलग कर देता है। गुफा से निकलकर वो तब तक भटकता रहता है जब तक कि वो बर्फीले पहाड़ों तक नहीं पहुंच जाता। वहां उसका सामना कुछ बर्फ वाले मॉन्स्टर्स से होता है,
लेकिन वो उन्हें भी आसानी से ढेर कर देता है। उसे लगा कि बर्फीले पहाड़ रहने के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहां खाना ढूंढना मुश्किल होगा। वो एक परफेक्ट घर की अपनी तलाश जारी रखता है और काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जो उसे पसंद आती है। वहां एक झील है, चारों तरफ हरियाली है और इलाके को घेरे हुए एक पहाड़ी है। वो झील को चेक करता है और पाता है कि वो मछलियों से भरी हुई है जिन्हें वो खाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एक परफेक्ट घर के लिए जो कुछ चाहिए था वो सब वहां मौजूद था, और बिना किसी सोच विचार के शियान को समझ आ गया कि उसे अपना नया घर यहीं बनाना है। दूसरी तरफ एक मशीन जैसा दिखने वाला चिमेरा अभी अभी डेमन रेल्म में पहुंचा था। चूंकि शियान ने उसी जगह घर बनाने का फैसला कर लिया था, इसलिए वो एक सही जमीन चुनता है और अपने हाथ को लंबी तेज तलवारों में बदल लेता है। बस एक झटके में वो लकड़ियां काट देता है और उन्हें जमा कर लेता है। जब वो नींव की लकड़ियां जमीन पर रखता है तो उसे कुछ ऊबड़ खाबड़ हिस्सा दिखता है और वो जमीन को साफ करके उसे बराबर कर देता है। ये काम पूरा करने के बाद वो पेड़ों को पकड़ता है और उन्हें चारों कोनों में गाड़ना शुरू कर देता है जो घर के खंभों का काम करेंगे। इसके बाद उसने घर के फर्श पर तख्ते बिछाए और दीवारों के लिए उसे कीलें नहीं मिल पाईं, इसलिए उसने घोंघे जैसे मॉन्स्टर्स की लार स्लाइम का इस्तेमाल किया। जाहिर है वो स्लाइम हमेशा बहुत मजबूत होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो वाटरप्रूफ होगी या नहीं। काम को आखिरी टच देने के लिए वो रेशम के कीड़ों के कोकून से निकलने वाले रेशम का इस्तेमाल करता है। शियान ने जो बनाया था उससे वो खुश है, लेकिन उसे लगता है कि अभी भी किसी चीज की कमी है। वो सोचने लगता है कि इंसानों के घरों में ऐसी और क्या चीजें होती हैं जो उसके पास नहीं है। वो एक गार्डन या एक कुत्ते के बारे में सोचता है, लेकिन इस विचार को छोड़ देता है क्योंकि वो डेमन रेल्म में कुत्ता नहीं पाल सकता। वो फैसला करता है कि वो एक सब्जियों का बगीचा बनाएगा, लेकिन इसमें भी वो थोड़ा उलझ जाता है क्योंकि उसे ऐसी चीज सोचनी थी जो डेमन रेल्म में उग सके। अचानक उसे याद आता है कि उसके पास ही एक बर्फीला पहाड़ है जहां उसे मंड्राओरा नाम का एक खास पौधा मिल सकता है। शायोन तुरंत मंड्राओरा के इलाके की तरफ निकल जाता है, जो कि वही बर्फीले पहाड़ हैं जहां डेमन की ताकत सबसे ज्यादा होती है। पहाड़ों पर जमी घनी बर्फ देखकर उसे वो वक्त याद आ गया जब उसे बचपन में किडनैप करके लैब भेज दिया गया था। भले ही उसे बहुत दर्द सहना पड़ा, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि चिमेरा बनने के अपने कुछ फायदे भी हैं। चिमेरा होने के कुछ फायदे ये भी हैं कि उसे ठंड या भूख की चिंता नहीं करनी पड़ती। थोड़ी ही देर में उसे मंड्राओरा के खेत मिल जाते हैं। जाहिर है मंड्राओरा तनाव के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं और वे सनफिश टाइप के मॉन्स्टर की तरह होते हैं। वे पर्यावरण में थोड़े से बदलाव से भी मर सकते हैं। चूंकि वो मंड्राओरा को दूसरी जगह ले जाने का प्लान बना रहा है, इसलिए उसे लगता है कि छोटे और जल्दी ढलने वाले पौधों को चुनना सबसे अच्छा रहेगा। सबसे पहले वो उनकी जड़ें हटाता है और वो अपने कान ढकने के बारे में भी सोचता है, क्योंकि वे परेशान किए जाने पर चिल्लाने के लिए बदनाम हैं। वो एक मंड्राओरा को बाहर खींचता है, लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह है कि वो चुप रहता है। उसे लगता है कि ये शायद इत्तेफाक है और वो दूसरा पौधा खींचता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। असल में मंड्राओरा मजे से सो रहे हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कई और पौधों को खींचता है, लेकिन उनमें से कोई भी वैसा नहीं चिल्लाता जैसा उसने सोचा था। जाहिर है चिल्लाना तब होता है जब इन पौधों को इंसानों द्वारा आर्टिफिशियली उगाया जाता है। चूंकि इंसानी दुनिया में डेमन एनर्जी कम होती है, इसलिए वे अक्सर तनाव में रहते हैं, जिसकी वजह से वे बहुत बुरी तरह चिल्लाते हैं। अगर उन्हें जबरदस्ती खींचा जाए तो वे चिल्लाते भी हैं और आखिर में मर जाते हैं। चूंकि वे डेमन रेल्म में हैं, इसलिए मंड्राओरा के पास चिल्लाने की कोई वजह नहीं है। हालांकि शायोन इस बात को लेकर उलझन में है कि पौधे उससे दूर भागने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम भागने की कोशिश तो करनी चाहिए। अचानक उसे ख्याल आता है कि उसके शरीर में असल में मंड्राओरा सेल्स हैं और शायद वे उसे अपने जैसा ही समझ रहे हैं। उसे लगता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि इससे उसका तनाव कम होगा। शियान पहले से ही उन अच्छी चीजों के बारे में सोच रहा है जो वो मंड्राओरा उगाकर पा सकता है, जैसे चाय और यहाँ तक कि उन्हें स्नैक्स की तरह खाना। हालांकि उनके फल जबरदस्ती लेने से वे जहरीले हो जाते हैं और शियान को समझ आता है कि उसे पौधों को खुद पर भरोसा दिलाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी उसे नोटिस होता है कि पास में ही कुछ शिकारी हंटर्स हैं और वह उन्हें देखने का फैसला करता है, क्योंकि वो ये जानने के लिए उत्सुक है कि वे इन खतरनाक बर्फीले पहाड़ों में क्या कर रहे हैं। इस बीच दो शिकारी अपने साथियों द्वारा पीछे छोड़ दिए जाने के बाद बी रैंक के खरगोश जैसे मॉन्स्टर्स के झुंड का सामना कर रहे हैं। वे दोनों शिकारी अपने बैरियर की वजह से बड़ी मुश्किल से बच पा रहे हैं, लेकिन वो भी अब टूटने वाला है। वे दोनों बाकी सभी कामों को छोड़कर शिकारी बनने के अपने फैसले पर पछताने लगते हैं। जैसे ही वे मारे जाने वाले होते हैं, अचानक कोई चीज कहीं से आती है और उनके सामने जमीन पर टकराती है। इससे उनका और उन खरगोशों का भी ध्यान भटक जाता है। जब टक्कर से उठी धूल साफ होने लगती है तो वे एक इंसान की आकृति को अपनी ओर आते देख हैरान रह जाते हैं, और वह कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी है। शियान को एहसास होता है कि मॉन्स्टर्स स्नो बनी बर्फीले खरगोश हैं
और जैसे ही उन खरगोशों को उसके शरीर से आने वाली ताकत ऑरा का एहसास हुआ, वे घबरा गए और सब के सब गायब हो गए। शिकारियों को यकीन नहीं हो रहा कि बी रैंक के मॉन्स्टर्स शियान को देखते ही भाग गए। वे दोनों शियान को बचाने के लिए शुक्रिया कहते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वो भी अपना नाम बताता है, लेकिन शिकारी सच में उलझन में है क्योंकि उन्होंने पहले कभी इतना अजीब नाम नहीं सुना। शियान फिर शिकारियों से पूछता है कि वे डेमन रेल्म में क्यों हैं, क्योंकि वो साफ देख सकता है कि वे कम रैंक वाले शिकारी हैं। शिकारियों ने कबूल किया कि उन्होंने ये पैसों के लिए किया। जाहिर है एक चिमेरा को जिंदा पकड़ने का कोई काम, टास्क था, और उसके लिए जो इनाम देने का वादा किया गया था वो बहुत ही लुभावना था। जैसे ही वे चिमेरा का जिक्र करते हैं, शियान चौकन्ना हो जाता है, यह मानते हुए कि वे उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तभी शिकारी बताते हैं कि वो चिमेरा एक लैब से भागा है और कहा जा रहा है कि वो एक मैकेनिकल टाइप का चिमेरा है। चूंकि वो खुद मैकेनिकल टाइप नहीं है, इसलिए उसे समझ आ जाता है कि उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक गेट क्रिस्टल हासिल करने और फिर अपने नए घर वापस जाने का प्लान बनाता है। शियान फिर उन दोनों से पूछता है कि उनका सामान कहाँ है, क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि उनके पास गेट क्रिस्टल्स होंगे। तब शिकारी बताते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें धोखा दिया वे उनका सारा सामान अपने साथ ले गए हैं। इसके बाद शिकारी शियान से पूछते हैं कि क्या उसका जल्द ही इंसानी दुनिया में लौटने का कोई प्लान है, क्योंकि वे अपनी बर्दाश्त की हद तक पहुंच चुके हैं। असल में इंसान डेमन रेल्म में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते क्योंकि वहां की डेमन एनर्जी उन्हें मार देगी। हालांकि इसका शियान पर कोई असर नहीं होता। शिकारी शियान से उन्हें बचाने की भीख मांगने लगते हैं, लेकिन तभी शियान को धोखेबाज शिकारियों की लोकेशन मिल जाती है। वो तुरंत हवा में उड़ता है और उस तरफ निकल जाता है जहां वे शिकारी हैं, जबकि वे दोनों शिकारी डर के मारे कांपने लगते हैं क्योंकि उनका रक्षक उनकी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। दूसरी तरफ उन शिकारियों ने चिमेरा को घेर लिया है और उसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही वे उस पर हमला करने के लिए करीब आते हैं, चिमेरा गुस्से में अपना बैटल मोड एक्टिव कर लेता है और बिना किसी डर के शिकारियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ ही देर में शियान उस आखिरी जगह पहुंचता है जहां उसने चिमेरा को महसूस किया था। वहां पहुंचने पर उसे खून और शिकारियों के सामान के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसके साथ ही वहां किसी बच्चे के पैरों के निशान जानवरों के निशानों के साथ मिले हुए हैं, जिससे लगता है कि चिमेरा शिकारियों से लड़ते वक्त अपना रूप बदल रहा था। चूंकि वो चिमेरा लिक्विड मेटल से बना था, इसलिए ये बात समझ आती है कि वो आसानी से अपना आकार बदल सकता है। हालांकि उसे बनाने में इस्तेमाल किया गया मटेरियल काफी दुर्लभ है, इसीलिए उन्होंने उसे छोटा बनाया था, जो एक बच्चे या कुत्ते के आकार से बड़ा नहीं था। शियान इस बात से काफी प्रभावित होता है कि उस चिमेरा ने अकेले ही उन 5 बी रैंक शिकारियों का मुकाबला किया जो उसके पीछे पड़े थे। दूसरी तरफ वे 2 शिकारी बिल्कुल हार मान चुके हैं और उनमें से एक की पत्नी तो प्रेग्नेंट भी है। जब वे अपनी मौत का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी शियान वहां पहुंच जाता है और उसकी पीठ पर उनका सारा सामान होता है। शिकारी उससे उन्हें बचाने की भीख मांगने लगते हैं, और जब वो उन्हें नजरअंदाज करने ही वाला होता है, तभी उसे याद आता है कि उन दोनों के पास कोई गेट क्रिस्टल नहीं बचा है। उनमें से एक शिकारी 20 लाख वॉन कैश निकालता है और शियान से कहता है कि अगर उसके पास पत्थर हैं तो वे उन्हें खरीदने के लिए तैयार हैं। ये साफ था कि अगर वे जल्द से जल्द डेमन रेल्म से बाहर नहीं निकले तो वे मारे जाएंगे। शियान गेट स्टोन के लिए मिलने वाली इस बड़ी रकम को देखकर हैरान रह जाता है। भले ही उसे इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी वो पैसे लेने का फैसला करता है, क्योंकि जब वो इंसानी दुनिया में जाने का सोचेगा तो उसे इसकी जरूरत पड़ सकती है। शियान फिर उनके लिए एक गेट खोलता है और शिकारी उसके सामने झुकते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि वे उसके इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। शिकारी अपने थके हुए दोस्त को पकड़ता है ताकि वे वहां से निकल सकें। तभी शियान कहता है कि गेट स्टोन तो हमेशा 2 लाख के आसपास होते थे, लेकिन शिकारी उसे बताता है कि कीमतें बहुत समय पहले ही बदल चुकी हैं। शिकारी शियान से पूछता है कि उसे इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है, और वो बताता है कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि उसने उनसे इतने पैसे लिए। इस पछतावे को दूर करने के लिए वो बदले में उनके लिए कुछ करने का फैसला करता है। वो थके हुए शिकारी के कंधे पर हाथ रखता है और उसके शरीर में माना डालना शुरू कर देता है, जिससे वे शिकारी दंग रह जाते हैं। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें ए रैंक शिकारी भी नहीं पड़ना चाहते। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग माना आपस में टकराकर उलझ सकते हैं, जिससे माना होल फट सकते हैं, जिससे आखिर में मौत भी हो सकती है। शिकारियों को लगा था कि शियान फेल हो जाएगा और वे मारे जाएंगे, लेकिन उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने ये कर दिखाया और डेमन एनर्जी को पूरी तरह साफ कर दिया। शिकारियों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि वे तो गए। उनकी मदद करने के बाद शियान ने फैसला किया कि अब उसके जाने का वक्त हो गया है। वे दोनों उसका शुक्रिया अदा करने लगे और सोचने लगे कि उसका माना कितना पावरफुल होगा, जो उसने इतनी आसानी से थके हुए शिकारी के शरीर में उसे डाल दिया। शिकारियों के जाने के बाद वो अपने घर लौट आता है और इस बात से खुश है कि उसका सफर अच्छा रहा। वो देखता है कि मंड्राओरा अब जाग चुके हैं और उसे लगता है कि अब उन्हें रोप देने का सही वक्त है। वो जमीन पर एक जगह ढूंढता है जहां वो मंड्राओरा को लगा देता है, लेकिन वे कुछ नाखुश लग रहे हैं। शियान सोचता है कि उन्हें क्या दिक्कत है
और वो उन्हें बेहतर महसूस कराने के लिए थोड़ा माना खिलाने की कोशिश करता है। जैसा कि उसने सोचा था, उनका मूड वाकई बदल गया, जिससे शियान को राहत मिली। इस बीच मैकेनिकल चिमेरा उसके पीछे झाड़ियों में छिपा हुआ है, और भले ही वो चिमेरा की एनर्जी को महसूस कर सकता है, लेकिन शियान तब तक कोई कदम न उठाने का फैसला करता है जब तक कि वो खुद उससे जुड़ना न चाहे। शियान अपने घर में कदम रखता है और शिकारियों से मिला सारा सामान बाहर निकालता है, जिसमें कैश भी शामिल है। उन चीज़ों में एक पोर्टेबल बर्नर, 8 गेटस्टोन, फालतू कपड़े और स्लीपिंग बैग हैं। शियान खुश है कि उसे वही सब मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी, और उसकी अच्छी किस्मत से बैग में रामेन भी है। उसे याद आया कि पिछली बार उसने रामेन तब खाया था जब वो अनाथालय में था। चूंकि उसे भूख लगी है, इसलिए वो अपने लिए रामेन बनाने का फैसला करता है। रामेन के पैकेट पर लिखे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो एक बर्तन उठाता है और पानी लेने के लिए बाहर जाता है। हालांकि पानी से एक मछली निकलकर उस पर हमला कर देती है। चूंकि उसे रामेन के लिए और भी चीज़ों की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे मारकर बर्तन में डाल देता है। रामेन का स्वाद बढ़ाने के लिए वो जंगली अंडे और प्याज की जगह जड़ी बूटियां ढूंढता है और सब कुछ बर्तन में डाल देता है। इस बीच मैकेनिकल चिमेरा सब देख रहा है और उसके पेट से भूख के मारे आवाज आने लगती है। शियान गैस जलाता है और रामेन बनाना शुरू करता है, लेकिन रामेन की उस भयानक बदबू ने मंडराओरा का दम ही घोट दिया। भले ही खाने से बहुत खराब बदबू आ रही है, लेकिन मैकेनिकल चिमेरा को उसमें काफी दिलचस्पी है। चूंकि वो भी खाना खाना चाहता है, इसलिए वो एक शानदार आइडिया सोचता है और कुत्ते का रूप ले लेता है। उसने सीखा था कि इंसान कुत्तों को पसंद करते हैं, और इसके साथ ही वे घायल जानवरों के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखते हैं। वो एक कुत्ते की तरह शियान के पास आता है, लेकिन शियान आसानी से समझ जाता है कि ये वही मैकेनिकल चिमेरा है। शियान हालात का अंदाजा लगाता है और उसे एहसास होता है कि मैकेनिकल चिमेरा अभी छोटा है और चीजें सीख रहा है। वह सोचता है कि चिमेरा लैब से भागने और डेमन रेल्म तक पहुंचने में कैसे कामयाब रहा। चूंकि चिमेरा उसके साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए वो उसे वही खराब दिखने वाला रामेन ऑफर करता है जो उसने बनाया था। वे दोनों साथ बैठकर खाते हैं, और ये शियान को उन दिनों की याद दिलाता है जब वो और उसके अनाथ साथी अनाथालय में रामेन का मजा लेते थे। अपना खाना खत्म करने के बाद शियान चिमेरा से कहता है कि अब वो जा सकता है क्योंकि उसे सफाई करनी है। कुत्ता जाने के लिए मुड़ता है, लेकिन जैसे ही वो दूर जाने लगता है, शियान उसे याद दिलाता है कि थोड़ी देर पहले वो अपने बाएं पैर से लंगड़ा रहा था। चिमेरा हैरान रह जाता है और उसे एहसास होता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन वो अपने लंगड़ाने वाले पैर को बदल लेता है और आगे बढ़ जाता है। इसके थोड़ी देर बाद वो कपड़े धोने की कोशिश करने का फैसला करता है और शिकारियों से मिले कुछ कपड़े निकाल लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कोई आदिमानव नहीं है जो पूरी जिंदगी चमड़े के कपड़े पहनकर घूमता रहे। वो शर्ट को एक पत्थर पर रखता है और सोचता है कि वो कपड़े धोने के उन्हीं तरीकों को अपनाएगा जो उसे पहले से पता है। वो एक छोटी छड़ी पकड़ता है और सावधानी से शर्ट पर मारता है, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब उसका एक हल्का सा वार भी पत्थर और शर्ट दोनों के परखच्चे उड़ा देता है। शियान को इस बात से झुंझलाहट होती है कि इतना ताकतवर होने के भी अपने नुकसान हैं, पर उसे इस बात से तसल्ली मिलती है कि उसके पास ट्राई करने के लिए एक और शर्ट बची है। हालांकि वो गौर करता है कि मैकेनिकल चिमेरा अभी भी उसका पीछा कर रहा है। भले ही उसने सामने आने से मना कर दिया है, लेकिन वो खुद को किसी भी ऐसी चीज में बदल लेता है जो उसे छिपा सके, और वो उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। अब तक जो कुछ उसने देखा, उससे शियान को अंदाजा हो जाता है कि मैकेनिकल चिमेरा अभी 5 साल से भी छोटा है। इसके अलावा उसकी आवाज में एक अजीब सा मशीनीपन है, जो शियान को लगता है कि ठीक है, क्योंकि ये उन छोटे चिमेरा में होने वाला एक साइड इफेक्ट है जिनके अंदर जबरदस्ती जानकारी भरी गई हो। काफी मशक्कत के बाद वो आखिरकार कपड़े धो लेता है और वे अच्छे साफ हो जाते हैं। हालांकि शर्ट धोने के बाद उसे एहसास होता है कि वो उसके लिए बहुत छोटी है, लेकिन उसे फेंकने के बजाय वो फैसला करता है कि वो उसे बस रस्सी पर टांग देगा और एक निशानी की तरह वहीं रहने देगा। इसके बाद उसे लगता है कि लिस्ट में अगला काम मंडराओरा को चेक करना है। जैसे ही वो कपड़ा रस्सी पर छोड़ता है, मैकेनिकल चिमेरा उसे झपट लेता है और पहन लेता है, क्योंकि वो सिर्फ वही नकल कर रहा है जो उसने दूसरे इंसानों को करते देखा है। मैकेनिकल चिमेरा ऐलान करता है कि वो शर्ट आखिरकार उसकी अपनी है, और उसे और बेहतर दिखाने के लिए वो खूबसूरत लंबे बालों वाली एक छोटी लड़की का रूप ले लेता है। मंडराओरा को देखते हुए शियान को एहसास होता है कि वे बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। पौधों की पत्तियां पहले से ही मुरझा रही हैं और जड़ें सूखी हुई लग रही हैं। शियान उलझन में है, क्योंकि जब वो मंडराओरा के लिए खेत बना रहा था तब उसने सारी जंगली घास निकाल दी थी। शियान फिर ध्यान से जांच करता है और तब उसे पता चलता है कि जमीन के नीचे कुछ परजीवी पैरासाइट्स हैं जो मंडराओरा की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। वो खुद को दोष देता है कि उसने ठीक से चेक नहीं किया, जिसकी वजह से पौधे लगभग मरने ही वाले थे। उसे समझ आता है कि उसे एक सही बगीचा बनाने की जरूरत है जो लगभग उसके घर के आकार का हो।
जैसे ही वो शुरू करने वाला होता है, चिमेरा सामने आता है और उसे नमस्ते करता है। शियान ये देखकर हैरान रह जाता है कि चिमेरा ने लड़की का रूप ले लिया है और उससे बात करने की कोशिश भी कर रही है। वो लड़की शियान से पूछती है कि क्या उसके पीछे बना ढांचा उसका घर है, और शियान कहता है हाँ। फिर वो पूछती है कि क्या वो इसी धरती का रहने वाला है, और जैसे ही शियान ये सुनता है, वो उसके साथ थोड़ा मजाक करने का फैसला करता है। शियान कहता है कि वो यहीं का रहने वाला है, और वो चिमेरा से पूछता है कि वो किस कबीले से है। चिमेरा इस सवाल से दंग रह जाती है, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो बताती है कि वो झरने के उस पार से आई है, जो कि काफी दूर है। वो आगे जोड़ती है कि वो इतना दूर है कि शियान के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन है। शियान उसके साथ और खेलते हुए पूछता है कि क्या वो नारियल कबीले से है, जो झरने के पास है। चिमेरा तुरंत इस बात पर सहमत हो जाती है कि हाँ, वो नारियल कबीले से ही है। शियान फिर उसके पहने हुए कपड़ों का जिक्र करता है और कहता है कि ये तो जाहिर तौर पर उसका है। वो लड़की बहस करती है कि उनके कबीले में जो चीज़ उन्हें मिलती है वो अपने आप उनकी हो जाती है। शियान पीछे हटने का फैसला करता है और लड़की से कहता है कि वो उसे रख सकती है। शियान उससे पूछता है कि वो इस इलाके में क्या कर रही है, और वो बताती है कि उसे कबीले से निकाल दिया गया है, इसीलिए उसे एक मदद चाहिए। लड़की शियान से कहती है कि वो उसके घर में रहना चाहती है और वो उसे मान जाने के लिए मनाती है। शियान अनजान बनते हुए उससे पूछता है कि उसके वहां रहने का क्या मतलब है, तो वो बताती है कि ये जगह सुरक्षित लग रही है। शियान को समझ आ जाता है कि उसे रुकने के लिए कोई जगह चाहिए और वो मान जाता है, लेकिन वो उसे साफ कर देता है कि उसे अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। लड़की मान जाती है और सुझाव देती है कि शियान उसे कोई काम दे दे। तब शियान उससे कहता है कि उसे खेत जोतना होगा, क्योंकि वो मंडरावरा के लिए एक नया घर बनाना चाहता है। लड़की बिना वक्त गंवाए उससे छड़ी झपट लेती है और उसे भरोसा दिलाती है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में माहिर है। वो तुरंत जमीन खोदना शुरू कर देती है, जिससे शियान हैरान रह जाता है, क्योंकि वो लड़की अपनी ताकत छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रही है। शियान को समझ आता है कि उसे एक सामान्य बच्ची की तरह रहने की आदत नहीं है, इसलिए वो नहीं जानती कि बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं। अचानक उस लड़की से उसका नाम पूछा जाता है। लड़की चौंक जाती है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन वो अपने लिए एक नया नाम चुनने का फैसला करती है। जो फूल उसने पहले देखे थे, उनके आधार पर वो ऐलान करती है कि उसका नाम किम नारी है। शियान को समझ आ जाता है कि उसने ये नाम कैसे बनाया है, लेकिन वो उससे बहस करने के मूड में नहीं है। थोड़ी ही देर में वो बगीचे का काम पूरा कर लेती है और शियान पत्थर की बाड़ लगा देता है। शियान फिर वहां मंडरावरा को रख देता है और उन्हें जाहिर तौर पर यह नई जगह बहुत पसंद आती है। शियान गौर करता है कि किम नारी रो रही है और वो उससे पूछता है कि क्या बात है। वो बताती है कि मंडरावरा को देखकर उसे अपने दोस्तों की याद आ रही है, जिससे शियान हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि लैब अपने प्रोडक्ट्स को आपस में मिलने जुलने की इजाज़त देगी। अचानक शियान को हवा में एक अजीब सी ताकत ऑरा महसूस होती है और उसे समझ आता है कि मॉन्स्टर्स आपस में लड़ रहे हैं। नारी तब शियान को बताती है कि उसने पहले एक चूजे जैसा मॉन्स्टर देखा था और हवा में मौजूद इस ताकत से लग रहा है कि उस चूजे पर हमला हो रहा है। शियान को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो देखता है कि नारी काफी परेशान है, जो उसे चौंका देता है। हैरानी की बात यह है कि नारी चाहती है कि वे उस मॉन्स्टर को बचाएं, लेकिन उसके अंदर जो ऑर्डर्स भरे गए हैं उनकी वजह से वो अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रही है। असल में उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं बची है, पर शियान मदद करने का फैसला करता है। वह नारी से कहता है कि अगर वे मदद करें तो वह चूजा बच सकता है, और ये सुझाव मिलते ही नारी उस तरफ दौड़ पड़ती है जहां दूसरे परेशान करने वाले मॉन्स्टर्स उस चूजे पर हमला कर रहे हैं। नारी गुस्से में उन मॉन्स्टर्स को मारती है और उन्हें उस चूजे को परेशान न करने के लिए कहती है। नारी की पिछली कहानी पर गौर करें तो पता चलता है कि उसके साथ के बाकी एक्सपेरिमेंटल साथी उसे परेशान करते थे, क्योंकि वो हमेशा बहुत मेहनती थी और उसे जो कहा जाता था वो सब करती थी। वे सब मिलकर उसे बहुत बुरी तरह पीटते थे, इसीलिए उसे दूसरों को परेशान करने वालों बुलीज से नफरत है। अपने अतीत के उस गुस्से की वजह से वो उन सभी मॉन्स्टर्स को बिना रहम के पीट देती है। शियान मंडरावरा की देखभाल कर रहा होता है जब नारी अपने हाथ में उस सफेद चूजे को लेकर वापस आती है, लेकिन वो चूजा हमले की वजह से बेहोश है। शियान उसे बताने ही वाला होता है कि क्या करना है, तभी उसे अचानक एहसास होता है कि वो चूजा बहुत जाना पहचाना है। नारी रोने लगती है और शियान से उस पंछी को बचाने की भीख मांगती है, और शियान मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो चूजे पर अपना हाथ रखता है और उसके अंदर माना ट्रांसफर करता है, क्योंकि उसे कोई गहरी चोट नहीं दिख रही थी। ऐसा करते वक्त शियान को आसानी से समझ आ जाता है कि चूजा वही अमर टाइप का मॉन्स्टर था जिसकी उसने खाल उतारी थी। हालांकि शियान इस बात को लेकर उलझन में है कि वो मॉन्स्टर इतना छोटा कैसे हो गया, लेकिन वो मान लेता है कि इसके दोबारा ठीक होने रीजेनरेशन का तरीका उसके तरीके से अलग है। उसे माना खिलाने के बाद नारी पूछती है कि क्या उसे कोई गंभीर खतरा है, लेकिन शियान बताता है कि असल में वो कुपोषण का शिकार है।
अपने छोटे साइज की वजह से वो भूख से मर रहा था और शियान उस लड़की को भरोसा दिलाता है कि मॉन्स्टर अपने आप ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने उसे थोड़ा माना खिला दिया है। हैरानी की बात यह है कि नारी उस चूजे को अकेला छोड़ने से डर रही है। वो शियान से भीख मांगती है और पूछती है कि क्या वो उस मॉन्स्टर को पाल सकती है। वो वादा करती है कि वो उसे ठीक से ट्रेनिंग देगी और खाना भी खिलाएगी। शियान नारी से कहता है कि बड़ा होने पर यह चूजा बहुत विशाल हो सकता है, लेकिन नारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो शियान को भरोसा दिलाती है कि वो उसे बस थोड़ा सा ही खाना खिलाएगी। शियान अब उसके साथ फिर से बहस करने के मूड में नहीं है और वो उसे उसकी देखभाल करने की इजाजत दे देता है। शियान का मानना है कि अगर वे इसे रखवाली के लिए आंगन में छोड़ दें तो यह काम भी आएगा। कुछ ही देर में वो पंछी मॉन्स्टर जाग जाता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो शियान को पहचान लेता है। जहां नारी इस बात का जश्न मना रही है कि मॉन्स्टर जाग गया है, वहीं दूसरी ओर वो मॉन्स्टर सामने खड़े उस खतरनाक आदमी को बड़ी सावधानी से घूर रहा है। मॉन्स्टर इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि एक छोटी सी लड़की उसे पकड़कर यहां वहां पटक रही है और वो सोच रहा है कि एक छोटी लड़की डेमन रेल्म में कैसे पहुंच गई। जहां नारी को गूं की आवाज सुनाई दे रही है, वहीं शियान को वो पंछी अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाता हुआ सुनाई दे रहा है। शियान ये जानकर हैरान रह जाता है कि वो उस पंछी की बात समझ सकता है। नारी एक पेट पालतू जानवर पाकर बहुत एक्साइटेड है और वो बिना वक्त गंवाए उसे नहलाने लगती है। उसने उसके लिए एक नाम भी सोच लिया है। सबसे अच्छा नाम जो वो सोच पाई वो है गूं, क्योंकि वो पंछी कबूतर की तरह गूं की आवाज निकालता है। वो मॉन्स्टर पंछी यकीन नहीं कर पा रहा कि ये लोग उसके लिए इतने रद्दी नाम चुन रहे हैं। गूं अपने पैरों पर खड़ा होता है और नारी पर चिल्लाने लगता है, जिससे उस लड़की को लगता है कि गूं रो रहा है और उसे और पानी चाहिए। वो उसे और ज्यादा पानी से भिगोने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन इससे गूं की जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। गूं मेज पर लेटकर नारी से पानी छिड़कना बंद करने की भीख मांगता है। चूंकि नारी गूं की बात नहीं समझ सकती, इसलिए शियान बीच में आता है और नारी से कहता है कि वो पानी छिड़कना बंद करे। तब नारी फैसला करती है कि गूं को खाने की जरूरत है और वो खाना लेने बाहर चली जाती है। बाद में शियान को लगता है कि उसे एक स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी और वो कुछ पेड़ नीचे रखता है ताकि उन्हें अपनी पसंद के साइज में काट सके। हालांकि जरा सा छूते ही पेड़ टूट जाता है, जिससे शियान उलझ जाता है। उसे पता है कि उसने उन सभी निर्देशों का पालन किया है जिनकी उसे जानकारी थी, लेकिन गूं उसे बताता है कि वो सब कुछ गलत कर रहा है। गूं कहता है कि पेड़ों की बनावट अलग अलग होती है और जिसे शियान काटने की कोशिश कर रहा है वो असल में नरम लकड़ी सॉफ्टवुड है। शियान ये जानकर हैरान है कि पेड़ों की मजबूती अलग अलग होती है और गूं को यकीन नहीं हो रहा कि ये आदमी इतना बुद्धू कैसे है जिसे ये भी नहीं पता। शियान फिर गूं से पूछता है कि सबसे सख्त लकड़ी का रंग कैसा होता है और गूं बताता है कि लाल रंग की लकड़ी सबसे मजबूत होती है। अचानक उस चूजे को एहसास होता है कि शियान वाकई उसकी बात समझ सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि करने के लिए वो शियान के दिमाग में घुसने के लिए एक टेलीपैथिक ब्रिज बनाने का फैसला करता है। पर जैसे ही शियान को इसका पता चलता है, वो तुरंत इसे ब्लॉक कर देता है। गूं उससे पूछता है कि वह उसकी बात कैसे समझ पा रहा है और शियान बताता है कि उसे अपने दिमाग में इंसानी शब्द उभरते हुए महसूस हो रहे हैं। दूसरी तरफ शियान को ये बात ज्यादा अजीब लगती है कि एक मॉन्स्टर इंसानी शब्द समझ सकता है। गूं ये बताने में हिचकिचाता है कि वो ये कैसे कर पा रहा है, लेकिन शियान को समझ आ जाता है कि ये उन दुर्लभ इंटेलिजेंस टाइप मॉन्स्टर्स में से एक है जो बहुत ही कम चांस में पैदा होते हैं। शियान ने हमेशा इसके बारे में सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब वो अपनी आंखों से किसी को देख रहा था। शियान फिर इस बात की ओर इशारा करता है कि वो और मॉन्स्टर पहले भी मिल चुके हैं और गूं इस बात से इनकार नहीं करता। असल में गूं उससे दोबारा मिलने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि शियान ने उसकी जहर से भरी खाल उतारकर उसकी जान बचाई थी। गूं ने सोचा था कि जब भी वे दोबारा मिलेंगे वो शियान की मदद जरूर करेगा, भले ही वो एक ही बार क्यों ना हो। शियान को आखिरकार समझ आता है कि उसका अमर रहने वाला कोर, इमॉर्टैलिटी कोर, इसलिए बचा रहा क्योंकि उसने गूं के शरीर को बर्बाद कर रहे उस जहर को हटा दिया था। चूंकि वो मदद करने की पेशकश कर रहा है, शियान पूछता है कि क्या वो उसी वक्त मदद करने के लिए तैयार है और वो हाँ कहता है। गूं शियान को अपने पीछे आने के लिए कहता है और बताता है कि वो उसे वहां ले जाएगा जहां लाल पेड़ उगते हैं। वे निकलने ही वाले होते हैं कि तभी नारी भागती हुई वापस आती है और एक शिकारी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा होता है। वह शिकारी आग वाले हमले कर रहा है, जिससे नारी डरी हुई है। शिकारी को ये बात पसंद नहीं आ रही कि उसे एक छोटी बच्ची पर हमला करना पड़ रहा है, लेकिन साथ ही अगर उसने मैकेनिकल चिमेरा को वापस नहीं पकड़ा तो उसकी पूरी जिंदगी और करियर दांव पर लग जाएगा। शिकारी नारी को पकड़ लेता है, जो रोते हुए जमीन पर गिर गई है। वो नारी को डराने के लिए आग का एक ताकतवर हमला करता है, लेकिन शियान उस हमले को रोक देता है। शियान काफी गुस्से में लग रहा है और गूं उसके कंधे पर बैठा हुआ है। गूं कहता है कि नारी को बचाने के बाद वो उसे उन पेड़ों के बारे में बताएगा। शियान गौर करता है कि नारी बिल्कुल घबराई हुई है, क्योंकि उसे आग से डर लगता है, इसलिए वो पहले आग बुझाने का फैसला करता है।
गू को गुस्सा आ रहा है कि वो शिकारी एक बच्चे को परेशान कर रहा है, और दूसरी तरफ शिकारी इस बात से चिढ़ा हुआ है कि कोई अजनबी उसे अपनी ड्यूटी करने से रोक रहा है। शियान उस बंदे से कहता है कि वो अपना मुंह बंद रखे क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलता है। इससे शिकारी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने शरीर से और ज्यादा आग छोड़ता है, लेकिन शियान उसे काबू करने के लिए एक आसान सा काम करता है। वो अपने पीछे वाली पहाड़ी पर एक एनर्जी ब्लास्ट करता है जिससे वो टूटकर शिकारी के ऊपर गिरने लगती है। शिकारी को इसका एहसास बहुत देर से होता है और देखते ही देखते वो ढेर सारी रेत के नीचे दब जाता है। शियान फिर नारी को चेक करता है और बताता है कि अब उसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जब भी वो किसी चीज से डरे तो उसे बस उसे मार गिराना है। शियान फिर शिकारी को चेक करने का फैसला करता है। वो उसका सिर पकड़कर उसे रेत से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे तब हैरानी होती है जब शिकारी के बाल उसके हाथ में आ जाते हैं। शियान ये देखकर दंग रह जाता है और जब वो शिकारी का गंजा सिर देखता है तो उसकी हंसी छूट जाती है। पूरी टीम हैरान है क्योंकि शिकारी दिखने में जवान लग रहा है, लेकिन वो पहले से ही गंजा है, इसीलिए वो विग पहनकर अपनी इस कमी को छिपा रहा था। नारी ये भूल जाती है कि वो अभी कुछ पल पहले रो रो कर बेहाल थी और वो मिस्टर गंजे पर हंसने लगती है। दूसरी तरफ शियान हालात को समझने की कोशिश करता है और शिकारी और नारी की ताकत को देखते हुए उसे नहीं लगता कि नारी को उसके जैसे इंसान से हारना चाहिए। चूंकि वो जानना चाहता है कि चल क्या रहा है, इसलिए वो टेलीपैथी का सहारा लेता है जिससे किसी की यादों में झांका जा सकता है। उसे महसूस होता है कि नारी अभी भी उस दुष्ट साइंटिस्ट से डरी हुई है जिसने उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और शियान नारी को थपथपाते हुए शियान उसे एक बहादुर लड़की होने के लिए शाबाश देता है। शियान को लगता है कि ये पुराना डर शायद इतनी जल्दी तो नहीं जाएगा, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब शियान के सामने ये सवाल था कि मिस्टर गंजे का क्या किया जाए। तभी नारी बड़े ही चमकते हुए चेहरे के साथ कहती है कि उसके पास एक आइडिया है। कुछ ही देर बाद जब उस शिकारी की आंख खुलती है तो वो खुद को एक झरने के ऊपर लटका हुआ पाता है। उन लोगों ने एक बड़े पत्थर से लंबी रस्सी बांधी थी और उसे उस रस्सी से लटका दिया था। शिकारी यह सब देखकर अपनी जिंदगी के फैसलों पर पछताने लगता है। नारी दूर खड़ी होकर हंस रही होती है, जबकि शियान उसे किसी की शक्ल का मजाक उड़ाने से रोकने की कोशिश करता है। फिर शियान अपना बर्तन उठाता है और नदी से पानी भरता है, ये कहते हुए कि ये रामेन के लिए है। नारी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शियान का बनाया हुआ फिश रामेन दुनिया में सबसे बेस्ट है। शियान उसे चिढ़ाते हुए पूछता है कि क्या नारियल कबीले के लोग भी फिश रामेन खाते हैं, और वो खुशी खुशी हाँ कह देती है। दूसरी तरफ वो शिकारी अपनी हालत समझने की कोशिश कर रहा है और शियान के हुलिये को देखकर उसे लगता है कि वो कम से कम ए रैंक का तो होगा ही। हालांकि वो इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं करता कि शियान शायद उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है, क्योंकि ऐसी खबरें आती रहती हैं कि कुछ शिकारी बहुत स्ट्रांग होते हैं पर वे छिपकर काम करते हैं। जब शियान रामेन के लिए पानी भर रहा होता है, नारी धड़ाधड़ मछलियां पकड़ने में बिजी होती है। तब शियान उसे बताता है कि उन्हें सिर्फ एक ही मछली चाहिए, इसलिए वो बाकी सबको छोड़ सकती है। नारी खुशी खुशी इस बात को मान लेती है और शियान उससे मछली को बर्तन में डालने के लिए कहता है। शिकारी जो देख रहा होता है उसे देखकर वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि रामेन के सिर्फ 3 पैकेट बनाने के लिए वे इतना सारा पानी इस्तेमाल करने वाले हैं। शिकारी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि उसे छोड़ दें ताकि वो खुद रामेन बना सके। शियान मान जाता है और उसे नीचे उतार देता है ताकि वो रामेन बना सके, भले ही वो सिर्फ रामेन ही क्यों न हो। शिकारी को उन दोनों की तरफ से एक जबरदस्त दबाव महसूस होता है, जिससे उसे साफ पता चल जाता है कि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो वो मारा जाएगा। चेहरे से पसीना पोंछते हुए वो रामेन बनाने के उसी तरीके को अपनाने का फैसला करता है जो उसे पता है। उसे लगता है कि उसे कितना पानी चाहिए ये उसकी छठी इंद्री सिक्स्थ सेंस ही उसे बताएगी। चूंकि वो 3 पैकेट रामेन बना रहा है, इसलिए वो उबलते पानी में सॉस और नूडल्स डाल देता है। उसे लगता है कि इसे तैयार होने में बस 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा वक्त लगेगा। सही टाइम पता करने के लिए वो अपनी दिल की धड़कनें गिनना शुरू कर देता है, और जैसे ही गिनती 200 तक पहुंचती है वो नूडल्स बनाने की अपनी सारी तकनीकें इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। शिकारी सोचता है कि काश उसके पास थोड़ा किमची होता, लेकिन चूंकि वो डेमन रेल्म में है इसलिए ये मुमकिन नहीं है। फिर भी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि आगे क्या होगा। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वो उन सबको पूछता है कि क्या वे इसे चखना चाहेंगे। वे सब नूडल्स को एकटक देखते हैं और नारी सबसे पहले ये कहती है कि ये नूडल्स तो शियान के बनाए हुए नूडल्स से बिल्कुल अलग दिख रहे हैं। शियान और बाकी सब उसे चखने का फैसला करते हैं और जैसे ही वे पहला चम्मच मुंह में डालते हैं उस टेस्टी रामेन के स्वाद में खो जाते हैं। नारी मेज से कूद पड़ती है और शियान को बताती है कि रामेन कितना मजेदार है, यहाँ तक कि गू भी पूरी तरह दंग रह जाता है और पूछता है कि क्या इंसान रोजाना इतना टेस्टी खाना खाते हैं। शियान कहता है कि वो वाकई हैरान है, लेकिन वो सुझाव देता है कि पहले वे रामेन खत्म कर लें।
थोड़ी ही देर में वे सारा खाना खत्म कर देते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि काश रामेन खत्म न हुआ होता। शिकारी नर्वस होकर उनसे पूछता है कि क्या उन्हें रामेन पसंद आया, और शियान उससे सबसे पहले यही पूछता है कि उसे असल में चाहिए क्या। शिकारी इस सवाल से उलझ जाता है और शियान कहता है कि रामेन इतना टेस्टी है कि वो इसे मुफ्त में नहीं खा सकता। शियान फिर शिकारी को जोर देकर कहता है कि वो उसे बताए कि उसे क्या चाहिए, और अगर वो उसकी ताकत के अंदर हुआ तो वो उसे पूरा करने का वादा करता है। शिकारी नामकिस ये सुनकर खुश हो जाता है और तुरंत मुंह के बल गिरकर शियान से कहता है कि वो उसे अपनी तरह ताकतवर बनना सिखाए। शियान ये सुनकर हैरान रह जाता है और किस्यो से पूछता है कि जब वो उसका मास्टर नहीं है तो वो उसे सिखाने के लिए क्यों कह रहा है। किस कबूल करता है कि शियान अब तक का सबसे ताकतवर शिकारी है जिससे वो मिला है। इसके अलावा किसक देख सकता है कि शियान डेमन रेल्म में बस गया है, इसीलिए उसने वहां घर बनाया है। किज्युक अपने साथ होने के फायदों को बताने की कोशिश करता है और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो खाना बना सकता है। असल में वो एक डिलीवरी मैन बनने के लिए भी तैयार है जो शियान को इंसानी दुनिया से चीजें लाकर देने में मदद करेगा। किसोक शियान से सीखने के लिए बहुत बेताब है ताकि वह ऊंची रैंक पर पहुंच सके। शियान फिर किस्यू से पूछता है कि क्या उसने इनाम के लालच में नारी पर हमला किया था। शिकारी इस बात पर हैरान है कि उस मैकेनिकल जीव को एक नाम मिल गया है, और शियान उसके कान में फुसफुसाते हुए कहता है कि वो इसी बात पर यकीन रखे कि नारी नारियल कबीले से है। किस्युक बताता है कि वो नारी के पीछे कुछ निजी कारणों से गया था जिन्हें बताना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन वो शियान को भरोसा दिलाता है कि ये निश्चित रूप से इनाम के लिए नहीं था। किसुक फिर कहता है कि जब तक वो हंटर प्रमोशन टेस्ट पास कर लेता है उसे और किसी चीज की चिंता नहीं है। उसकी गुहार सुनने के बाद शियान उसकी मदद करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था। ट्रेनिंग शुरू करने के लिए वो सुझाव देता है कि वे पहले एक मुकाबले स्पारिंग मैच से शुरुआत करें। किसोक ये सुनकर खुश होता है, लेकिन नारी बीच में टोकते हुए कहती है कि वो किसोक के साथ मुकाबला करना चाहती है। शियान उससे पूछता है कि क्या उसे अपनी कही बात पर भरोसा है, और वो शियान को याद दिलाती है कि उसने ही कहा था कि डरावनी चीजों को मारकर बेहोश कर देना चाहिए। पूरे इरादे के साथ वो किसियों की आग बुझाने का एक मौका चाहती है। शियान फिर एक काले पत्थर की तरफ इशारा करता है और किसियों से पूछता है कि क्या वो इसे तोड़ सकता है। उस पत्थर को ब्लैक आयरन स्टोन के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो हीरे से भी कई गुना ज्यादा सख्त होता है। किसोक इस मांग से दंग रह जाता है, और जब वो अभी बहाने ही बना रहा होता है कि वो पत्थर क्यों नहीं तोड़ सकता, नारी उसे चकनाचूर कर देती है और मुकाबला शुरू करने की मांग करती है। अगला सीन किशाक की पिछली कहानी में ले जाता है, जो कि एक कुदरती तौर पर जागा हुआ शिकारी था और उसे एक विलक्षण प्रतिभा प्रोडिजी माना जाता था। उसकी शक्तियां तब जागी थीं जब वो 8 साल का था, जो कि थोड़ा जल्दी है क्योंकि आमतौर पर लोगों की शक्तियां 10 साल या उससे ज्यादा की उम्र में जागती हैं। क्योंकि वो बहुत मेहनती था इसलिए वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सका और 20 साल की उम्र से पहले ही वो बी रैंक प्लस तक पहुंच गया। उसके लिए सब कुछ बहुत परफेक्ट चल रहा था जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि उसके बाल झड़ गए हैं। 20 साल की शुरुआती उम्र में ही उसके सिर के बाल काफी कम हो गए और 20 साल की आधी उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी हेयरलाइन पीछे की तरफ एम शेप में चली गई। किजियो ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए फार्मेसी के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हालांकि फार्मासिस्ट ने उसे हेयर ट्रांसप्लांट की कोशिश छोड़ने के लिए कह दिया क्योंकि वे बाल भी आखिर में झड़ ही जाते। वो कभी एक हैंडसम लड़का था जिसके पास बहुत टैलेंट था, लेकिन बालों की समस्या ने उसकी चमक खो दी। इस वजह से एक शिकारी के तौर पर उसकी तरक्की भी पूरी तरह रुक गई, जब तक कि एक दिन उसने हनबिट के डॉक्टर हन मोंगडू द्वारा होस्ट किया गया एक रिसर्च प्रोग्राम नहीं देखा। रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे गलती से उनके सिर पर एक दुर्लभ लिक्विड मटेरियल गिर गया, और हैरानी की बात यह हुई कि उनके बहुत सारे बाल उगाए। जाहिर है वो लगभग 90 साल के हैं, लेकिन उनके सिर पर पूरे बाल हैं। इसने किशाक का ध्यान खींचा और वो अपने सोफे से उठ खड़ा हुआ जहां वो बेकार पड़ा रहता था। जब मोंगडू से बचे हुए लिक्विड मेटल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनका प्लान उस बचे हुए लिक्विड मेटल से एक मैकेनिकल लाइफ फॉर्म, मशीनी जीव बनाने और बड़े इनाम के लिए चैलेंज करने का है। कियो को तब वाकई बहुत गुस्सा आता है जब उसे एहसास होता है कि डॉक्टर का बालों झड़ने का इलाज बनाने का कोई प्लान नहीं है जिसे इंसानियत के लिए असली इस्तेमाल माना जाता है। इसके कुछ दिनों बाद कियो खबर पड़ता है कि हनबिट रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया वो मैकेनिकल जीव भागकर डेमन रेल्म में चला गया है। चूंकि डेमन रेल्म में कोई कानून नहीं है, किशाक अपनी सुस्ती छोड़कर बाहर निकला और उस मशीनी जीव को ढूंढने का फैसला किया ताकि वो उसे अपने पास रख सके। वो उस सारे मेटल को अपने सिर पर डालने का प्लान बनाता है, लेकिन अब जब वो डेमन रेल्म में है और नारी के साथ मुकाबला कर रहा है तो वो बुरी तरह पिट रहा है। किशाक को यकीन नहीं हो रहा कि नारी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वो नारी पर एक भी वार नहीं कर पाया। शियान निराश होता है और किसक को ये बात बता देता है। हालांकि किसक हार मानने वालों में से नहीं है और वो अपने मास्टर को भरोसा दिलाता है कि वो और बेहतर करेगा। बाद में शियान लाल लकड़ी के बारे में गूं से मिली टिप की मदद से स्टोरेज कैबिनेट बनाने में कामयाब हो जाता है।
यहाँ तक कि गू को भी शियान की इस चीज पर गर्व है और वो उसे बताता है कि ये कैबिनेट वाकई लंबे समय तक चलेगा। जब हर कोई अपने काम में बिजी है, किसोक बहुत कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है। भले ही वो नारी के हाथों दुख झेल रहा है, लेकिन उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं होती। इसके बजाय उसे आज़ादी का एहसास होता है। उसका मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने अपनी विग उतार दी है। गू किशुक की आग को कंट्रोल करने की काबिलियत से इम्प्रेस है, लेकिन वो इस बात से निराश है कि वो एक बच्चे को भी नहीं हरा पा रहा। शियान तब गू को बताता है कि नारी कोई मामूली बच्ची नहीं है, इसलिए ये बात समझ आती है। हार मानने से इनकार करते हुए वो नारी के साथ एक और मुकाबले के लिए कहता है। इस बार वो एक ब्लेड की शेप वाली आग के साथ नारी के पीछे जाता है। वो नारी पर एक बार करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो अपने शरीर को लिक्विड बना लेती है, जिससे किसोक दंग रह जाता है। यह देखकर वो हैरान रह जाता है, लेकिन साथ ही वो नारी के हमले के लिए पूरी तरह खुला रह जाता है। नारी आसानी से अपने इंसानी रूप में वापस आती है और उसे इतनी जोर से लात मारती है कि वो पास की पहाड़ी से जा टकराता है, जिससे दीवार में एक साफ दरार आ जाती है। नारी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि अब उसे आग से डर नहीं लगता और ये सब शियान की वजह से हुआ है। वहां शर्मिंदगी में पड़े हुए शियान सोचता है कि क्या वो एक B- रैंक के तौर पर अपनी लिमिट तक पहुंच गया है और अब उसके पास दिखाने के लिए कोई स्किल नहीं बची है। हालांकि किसोक में हार न मानने का एक काबिले तारीफ गुण है और इसी वजह से वो अपने चेहरे पर एक एक्साइटेड लुक के साथ फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। वो नारी से एक और सेशन के लिए कहता है, लेकिन अचानक उसे नोटिस होता है कि उसकी नाक से खून बह रहा है और शियान उससे पूछता है कि उसने डेमन रेल्म में कितने दिन बिताए हैं। किस्युक जवाब देता है कि वो 9 दिनों से डेमन रेल्म में है और शियान उसे इंसानी दुनिया में लौटने का सुझाव देता है, क्योंकि उसकी मौजूदा रैंक के हिसाब से अगर वो ज्यादा देर रुका तो वो मर जाएगा। किसोक शियान की बात से सहमत होता है, भले ही वो और रुकना चाहता है। शियान फिर उसे बताता है कि उसके अंदर एक A रैंक शिकारी बनने का पोटेंशियल है और इस तरह वो उसे जोर देकर कहता है कि वो मेहनत करना जारी रखे। किसोक ये सुनकर चौंक जाता है, लेकिन उसे अब खुद पर कोई उम्मीद नहीं रही है, क्योंकि वो पिछले 6 साल से लगातार A रैंक का एग्जाम फेल कर रहा है। जाहिर है, एक कहावत है कि अगर कोई 3 साल में एक ही रैंक का एग्जाम पास नहीं कर पाता तो वो इंसान किसी काम का नहीं रह जाता, और उसका 6 बार फेल होना तो अपने आप में एक मिसाल है। शियान तब उससे कहता है कि वो ये कर सकता है क्योंकि उसका मोनोहोल अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। शियान किसियों से कहता है कि वापस जाने के बाद वो डेमन एनर्जी को प्यूरिफाई करना न भूले। किशाक सलाह के लिए शियान का शुक्रिया अदा करता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो अपना बेस्ट देगा। कुछ ही देर में किजियो वापस जाने की तैयारी करता है और शियान से पूछता है कि क्या उसे किसी और चीज की जरूरत है, क्योंकि वो देख सकता है कि रामेन खत्म हो चुका है। शियान रामेन के अलावा और कुछ नहीं मांगता और नारी उसे सुरक्षित सफर के लिए दुआ देती है। किस्युक नारी को ट्रेनिंग जारी रखने के लिए कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि अगली बार जब वे भिड़ेंगे तो वो जीतेगा। निकलने से पहले किस्युक शियान से पूछता है कि क्या उसने उसकी विग देखी है, लेकिन वो मना कर देता है कि उसने नहीं देखी। जब और कुछ करने को नहीं बचता तो वो आखिरकार चला जाता है। उसके जाने के बाद गू शियान का ध्यान किशुक के धोखा देने के रिस्क की तरफ खींचता है। शियान तब गू से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि किसोक क्या करेगा, क्योंकि वो भी लोगों के मन की बात पढ़ सकता है। शियान देख सकता है कि किशाक ताकतवर बनने की अपनी कोशिश को लेकर मजाक नहीं कर रहा है, और इसके अलावा शियान को ये बात पसंद है कि वो ईमानदार है। तभी नारी शियान से पूछती है कि क्या वो गू की बात समझ सकता है, और वो हाँ कहता है। शियान फिर नारी को घर के अंदर ले जाता है ताकि वो अपना बनाया हुआ कैबिनेट दिखा सके। उसे अपनी चीज पर गर्व है, लेकिन नारी कहती है कि घर थोड़ा अंधेरा है। शियान उसकी बात से सहमत होता है और फैसला करता है कि खिड़की बनाने से ये समस्या हल हो जाएगी। अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए वो घर में खिड़की की जगह काट देता है, जिससे नारी बहुत एक्साइटेड हो जाती है। चूंकि नारी को हर जगह रोशनी पसंद है, इसलिए शियान रात में लाइट की जरूरत बताता है ताकि कहीं भी अंधेरा न रहे। शियान कहता है कि ग्लोस्टोन नाम का एक पत्थर होता है जो अंधेरे में रोशनी देता है, और कुछ पत्थर लगाने से सब कुछ रोशन हो जाएगा। गू पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि ग्लोस्टोन ढूंढने के लिए उसे कहाँ जाना होगा, और वो हाँ कहता है। जाहिर है, वे ज्वालामुखी वाले इलाके वॉल्कैनिक रीजन में पाए जाते हैं और इस इलाके को शिकारियों द्वारा सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। गू तब बताता है कि ये जगह उसका घर है, लेकिन ये कहते हुए वो थोड़ा उदास दिखता है। शियान ये देखकर हैरान है, क्योंकि उसे लगा था कि वो खुश होगा क्योंकि घर जाना एक अच्छी बात है। नारी शियान से पूछती है कि गू क्या कह रहा है, और शियान बस इतना बताता है कि गू किसी बात को लेकर परेशान है। चूंकि गू ज्वालामुखी वाले इलाके को लेकर फिक्रमंद है, इसलिए शियान कहता है कि वो अकेला जाएगा, इसलिए वे दोनों घर पर रुकने के लिए आजाद हैं। नारी मना कर देती है और कहती है कि उसे शियान के साथ जाना है, क्योंकि उसने आग के अपने डर पर काबू पा लिया है। शियान इस बात से इम्प्रेस है कि उस लड़की ने इतनी जल्दी अपने डर को जीत लिया।
शियान फिर गू से पूछता है कि क्या वो जाना चाहता है। हिचकिचाते हुए वो जवाब देता है कि वो जाएगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां उसका कुछ पुराना काम बाकी है। चूंकि वे सब जाने के लिए तैयार हैं, शियान बताता है कि वो ज्वालामुखी वाले इलाके में इस्तेमाल करने के लिए गू के लिए कुछ इक्विपमेंट बनाएगा। इस बीच मंडरावरा के खेत में वे किसुक की चोरी की हुई विक के साथ खेलने में बिजी हैं। जाहिर है ज्वालामुखी वाले इलाके से लोग बचते हैं क्योंकि वहां की ज्वालामुखी की राख स्किन को नुकसान पहुंचाती है और वहां की डेमन एनर्जी किसी की भी जान ले सकती है। सिर्फ एक बार सांस लेने से ही जान जा सकती है, और वहां की जहरीली गैस भी बहुत खतरनाक है। यही वजह है कि इंसानी दुनिया को इस जगह के बारे में लगभग कुछ भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही टीम वहां पहुंचती है, नारी पहले से ही आग के साथ खेल रही होती है। सचमुच दोस्तों, वो लड़की बहुत अजीब बर्ताव कर रही है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक मशीनी जीव है। हालांकि गू को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि शियान असल में क्या है। शियान बस इतना जवाब देता है कि वो एक चिमेरा हंटर है, लेकिन ये सुनकर गू हैरान हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि चिमेरा हंटर हमेशा इंसानी रूप में नहीं होते। शियान बताता है कि वो हमेशा से ऐसा ही था, लेकिन जैसे ही उसका शरीर दोबारा बना उसका रूप बदल गया। शियान फिर गू से पूछता है कि क्या उसे उनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है और शायद एक शिकारी के साथ वो इतना कंफर्टेबल ना हो। गू शियान को यकीन दिलाता है कि उसे उनके साथ कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे कोई ऐसा मिल गया है जिससे वो बात कर सके और उसे इसमें मजा आ रहा है। जब वे दोनों बात कर रहे होते हैं, नारी वहां आकर शिकायत करती है कि वो शियान की तरह गू की आवाज नहीं सुन पा रही है। तब शियान नारी को बताता है कि गू बस उसकी असलियत के बारे में जानना चाहता था। नारी तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि वो यहीं की रहने वाली है, लेकिन गू को असलियत पता है। वे उस गर्म और उबलती हुई जमीन पर आगे बढ़ते रहते हैं और शियान कहता है कि उन्हें लावा के झरनों के पास चमकते हुए पत्थर मिल जाने चाहिए। थोड़ी ही देर में वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और सामने पत्थरों को देख सकते हैं। हालांकि वे देखते हैं कि दूर एक नर आग वाला मेंढक फायर टोड बैठा रो रहा है। हैरानी की बात यह है कि उसके सामने एक मादा मेंढक मरी पड़ी है, जिसकी वजह से वो मेंढक रो रहा है। जाहिर है वो मादा मेंढक अपने अंडे कहीं ले जा रही थी जब उसकी मौत हुई। गू बताता है कि सिर्फ मादा ही अंडे उठा सकती है, और चूंकि वो अब मर चुकी है इसलिए बहुत चांस है कि सारे अंडे भी मर जाएंगे। इसके अलावा ज्वालामुखी के अंदर का तापमान इतना ज्यादा है कि अंडों का बचना मुश्किल है। जैसा कि सोचा था, नारी को मेंढक पर तरस आता है और शियान मदद करने का फैसला करता है। शियान मेंढक की तरफ कूदता है, जबकि गू उसे चेतावनी देता है कि उसके पास न जाए, क्योंकि मेंढक इस वक्त बहुत गुस्से में है। जैसा कि अंदाजा लगाया गया था, मेंढक शियान पर अपनी आग वाली सांस से हमला करता है, लेकिन शियान उसे सिर्फ एक उंगली से रोक देता है। इससे पहले कि मेंढक कुछ समझ पाता, शियान उसके पास पहुंच जाता है और बस एक उंगली से उसके सिर को छूता है। पता चलता है कि जब शियान ने उसके सिर पर हाथ रखा तो उसने मेंढक को एक सुन्न करने वाला जहर दे दिया। इसकी वजह से मेंढक हिलना डुलना बंद कर देता है, लेकिन शियान को पता है कि मेंढक जल्द ही जाग जाएगा क्योंकि उसने जहर की बहुत कम मात्रा इस्तेमाल की है। इसके अलावा ये आग वाले मेंढक जहर को झेलने में काफी माहिर होते हैं। चोटी से नारी शियान पर चिल्लाकर पूछती है कि क्या वो ठीक है। शियान जवाब देता है कि वो ठीक है क्योंकि उसके शरीर में भी आग वाले मेंढक के सेल्स हैं। शियान कहता है कि वे उस मरे हुए मेंढक के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका मानना है कि वे अभी भी उसे बचा सकते हैं जो जिंदा है। शियान फिर अंडे इकट्ठा करता है और उन्हें नर मेंढक की पीठ पर रख देता है और फिर उसे मजबूती से बांध देता है ताकि वे गिरे नहीं। नर मेंढक जब होश में आता है तो ये देखकर दंग रह जाता है कि अब उसने अंडे उठाए हुए हैं। वो अपने मरे हुए पार्टनर के पास जाता है और उसे आखिरी बार विदा कहकर वहां से बहुत ऊंची छलांग लगा देता है। उस इलाके से अपनी आखिरी छलांग लगाने से पहले वो आग वाला मेंढक पीछे मुड़कर एक पल के लिए नारी को देखता है, और नारी को लगता है कि वो मेंढक उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश कर रहा था। चूंकि वे मेंढकों का काम खत्म कर चुके हैं, शियान नारी से नीचे आने के लिए कहता है ताकि वे पत्थर ले सके। नारी एक्साइटेड होकर ज्वालामुखी के गड्ढे से पत्थर उठाती है, लेकिन शियान उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि अगर उसने उन्हें गिरा दिया तो उसके पैर में चोट लग सकती है। नारी हंसने लगती है। नारी मजाक में कहती है कि वो पत्थर उसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ गू उन पत्थरों को उठाने में काफी मशक्कत कर रहा है और इसका दोष वो अपने छोटे शरीर को देता है। शियान तब उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहता है, जबकि वो पत्थरों को संभाल लेगा। शियान को लगता है कि गू अपने दोस्तों के लिए तोहफे भी लाया है, लेकिन गू पलटकर कहता है कि मॉन्स्टर्स के दोस्त नहीं होते। असल में वो उनसे मिलने का कोई प्लान नहीं बना रहा है, वो बस तोहफे छोड़कर वहां से निकल जाना चाहता है। शियान इस बात से इम्प्रेस है कि गू अपने परिवार को याद कर रहा है, जो उसे एक बहुत ही समझदार मॉन्स्टर बनाता है। दूसरी तरफ गू खुद को ये कहकर तसल्ली देता है कि वो उन्हें याद नहीं कर रहा है, बल्कि उसे बस इस बात का पछतावा है कि जब वो गया था तब उसने उन्हें अलविदा नहीं कहा था। शियान फिर गू से पूछता है कि उसने अपना झुंड क्यों छोड़ा।
गू तब बताता है कि उसकी अक्ल जागने के साथ कुछ अच्छी चीजें भी आईं और कुछ बुरी भी। जाहिर है, गू को महसूस हुआ कि अगर उसने भाषा नहीं सीखी होती तो वो उस खालीपन को कभी महसूस नहीं करता जो इस वक्त उसे खा रहा है। गू खुद को दूसरों से बेहतर और अकेला महसूस करने लगा था, क्योंकि वो किसी से भी ठीक से जुड़ नहीं पा रहा था, इसीलिए उसने अपना झुंड छोड़ दिया। असल में उसके झुंड को पता भी नहीं है कि वो जा चुका है, लेकिन वो उन्हें दोष नहीं देता क्योंकि उनके अंदर परिवार वाली भावना ही नहीं है। पत्थरों को हटाने के दौरान नारी को अचानक एक अंडा मिलता है, जो जाहिर तौर पर एक मॉन्स्टर का अंडा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं है कि ये किसका है। हालांकि अंडे पर एक हल्की सी दरार आ गई थी जब गू गिरने वाला था और उसके हाथ से पत्थर छूट गया था। शियान को चिंता है कि अंडे से निकलने वाले बच्चे को शायद कोई दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसे मजबूत और हेल्दी बनने के लिए अंडे से खुद बाहर निकलना पड़ता है। नारी को फिक्र होती है और वह सुझाव देती है कि वे उस अंडे को अपने साथ ले जाएं ताकि वह वहां पक न जाए। गू इसके खिलाफ है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसमें से किस तरह का मॉन्स्टर निकलेगा। दूसरी तरफ शियान एक परफेक्ट समाधान के बारे में सोच रहा है। उसके पास एक ऐसी जगह है जो उसे लगता है कि घोंसले के लिए बिल्कुल सही रहेगी, और साथ ही उसे ये जानने की भी उत्सुकता है कि अंडे के अंदर क्या है। काफी सोच विचार के बाद शियान फैसला करता है कि वे अंडे को वापस घर ले जाएंगे। गू इस बात पर अड़ा रहता है कि उन्हें अंडे को वहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा अंडा नहीं देखा। शियान तब उसे उसकी गलती याद दिलाता है और पूछता है कि उसने पत्थर गिराकर अंडे में दरार ही क्यों डाली थी। गू अपनी गलती मान लेता है, लेकिन शियान को याद दिलाता है कि उसके इस बेवकूफ़ी भरे फैसले की वजह से नारी को चोट लग सकती है। शियान तब गू से कहता है कि जब तक वो साथ है उन्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गू उसकी बात मान लेता है और वे अंडे को घर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब सब अंडे को वापस ले जाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो शियान सुझाव देता है कि वे पत्थरों की खुदाई जारी रखें। कुछ ही समय बाद ग्रुप घर वापस आता है और देखता है कि किशो वापस आ गया है। शियान इस बात से हैरान है कि वो बंदा इतनी जल्दी लौट आया। किशो तब शियान का बैग उठाने की पेशकश करता है और शियान उसे बैग पकड़ा देता है, क्योंकि वो दावा कर रहा था कि वो ताकतवर है। किशो बैग लेता है, लेकिन वो उसे तुरंत ऐसे गिरा देता है जैसे उसे थॉर का हथौड़ा थमा दिया गया हो। तभी शियान नोटिस करता है कि किसोक का चेहरा चोटों से भरा हुआ है और वो उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ है। वापस ज्वालामुखी वाले इलाके में गू का अपने कबीले के लिए तोहफा वो रामेन पैकेट है जो उसने उनके लिए छोड़ा था। शियान को अंदाजा हो जाता है कि किसोक कहीं न कहीं पिट कर आया है, लेकिन ये उसके लिए एक झटका है, क्योंकि किसियो ऐसा बंदा नहीं लगता जिसे कोई डरा धमका सके। किसियो अपने कम होते हुए स्वैग को बचाने के लिए कहता है कि नारी अक्सर उसे हरा देती है, लेकिन शियान को यकीन नहीं हो रहा कि वो बंदा इस बात पर गर्व महसूस कर रहा है। शियान के सवालों से बचने के लिए किशो यह कहकर भाग जाता है कि उसे उनके लिए खाना तैयार करना है। कुछ देर बाद नारी शियान को पत्थरों पर काम करते हुए पाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। शियान बताता है कि वो पत्थरों को काटकर और उन्हें शेप देकर लैंप बना रहा है। शियान नारी को बताता है कि वह इन ग्लो स्टोन्स को छत पर लटकाएगा और उसे भरोसा दिलाता है कि ये बनकर बहुत अच्छा लगेगा। नारी शियान की तारीफ करती है कि वो बहुत समझदार है और हर चीज को बहुत डिटेल में समझाता है। इसके अलावा नारी को लगता है कि शियान उसके पिता की तरह ही बहुत नेक दिल इंसान है। शियान इस मौके का फायदा उठाते हुए उससे पूछता है कि क्या वो अपने उन पापा की बात कर रही है जो नारियल कबीले में हैं। नारी भी बात को घुमाते हुए हाँ कह देती है। थोड़ी देर बाद गू और मंडरावरा के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि गू को लगता है कि उन्होंने उसके इलाके में घुसपैठ की है। बाद में किसक अपनी एक खास डिश टोफू पॉकेट्स बनाकर तैयार करता है। वो डिश सर्व करता है और सबको खाने के लिए कहता है। भले ही शियान को खाने में दिलचस्पी है, पर वो किजियो से कहता है कि वो जानना चाहता है कि उसके चेहरे का ये हाल कैसे हुआ। किस बताता है कि वो हंटर एसोसिएशन में प्रमोशन एग्जाम के लिए अप्लाई करने गया था, लेकिन वहां उसे कुछ ए रैंक के शिकारी मिल गए और उन्होंने लगातार 7 साल फेल होने पर उसका मजाक उड़ाया, जिसकी वजह से आखिर में लड़ाई हो गई। इससे पहले कि वो अपनी कहानी पूरी करता, ग्रुप अपना खाना खत्म कर देता है और उससे और मांगने लगता है। किसोक बताता है कि उन शिकारियों ने उसे वहां से चले जाने को कहा क्योंकि वो 1 नंबर का लूजर है। किसियो कहता है कि वे उसके बालों को लेकर उसे चढ़ाते रहे, इसीलिए वो उनके उकसावे में आ गया और उनसे भिड़ गया। शियान फिर उससे पूछता है कि क्या वो पूरी तरह गंजा है या उसने अपना सिर मुंडवाया है। जाहिर है उसके बाल झड़ना एक मेडिकल रहस्य बना हुआ है जिसका समाधान आज तक कोई नहीं निकाल पाया। शियान फिर उससे पूछता है कि अगला प्रमोशन एग्जाम कब है और कियो कहता है कि 90 दिनों में है। चूंकि उनके पास बहुत कम वक्त बचा है, शियान सुझाव देता है कि अब उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। किस ट्रेनिंग को लेकर बहुत एक्साइटेड है और शियान को भरोसा दिलाता है कि वो जो कहेगा वो वही करेगा। शियान उसे ये कहकर चौंका देता है कि पहला काम जो उसे करना है वो है नारी से बर्तन धोने की जिम्मेदारी लेना। किसक अभी बर्तनों को लेकर रो ही रहा होता है जब शियान उसे बताता है कि उसे बाकी बचे हुए ग्लो स्टोन्स को भी धोना है ताकि उन पर लगी ज्वालामुखी की राख साफ हो सके।
किसोक ये सुनकर दंग रह जाता है और शियान को याद दिलाता है कि उसने स्पेशल ट्रेनिंग के बारे में कुछ कहा था। शियान तब उससे कहता है कि अगर वो अपनी बाकी जिंदगी कचरे की तरह जीना चाहता है तो वो ट्रेनिंग को इग्नोर करने के लिए आज़ाद है। शियान फिर नारी की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि खाना पचाने के लिए उन्हें मछली पकड़ने चलना चाहिए। नारी इसे लेकर बहुत खुश है और दूसरी तरफ किसी को लगता है कि शियान ने उसे बर्तन धोने के लिए कहा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। शिकायत करने के बजाय किसोक बर्तन धोने में जुट जाता है क्योंकि वो एक ऐसा आदमी है जिसने बी क्लास तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। किसुक अपनी अच्छी क्वालिटीज के बारे में खुद की तारीफ करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। किसुक भागकर नारी और शियान के पीछे जाता है और नदी पर उनके साथ शामिल हो जाता है। जहां नारी और शियान मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किसुक बर्तन धोने में बिजी है, लेकिन उसे मछली के साथ काफी दिक्कत हो रही है। जाहिर है उसकी पावर का जो टाइप है उसकी वजह से उसे पानी वाले जानवरों से निपटने में मुश्किल होती है। शियान किसोक से पूरी तरह निराश है और वो उसे बताता है कि उसके माना के भी अपने इस्तेमाल हैं। वो उसे अपने माना से एक शील्ड बनाने के लिए कहता है और किज़ुक बताता है कि वो हमेशा कोशिश करता है लेकिन ये कभी काम नहीं आया। ये सुनने के बाद शियान एक ग्लो स्टोन उठाता है और किज़ाक को उसे पकड़ने के लिए कहता है। किज़ुक इस बात से हैरान है कि उसे अचानक ग्लो स्टोन पकड़ने के लिए क्यों कहा गया, लेकिन तभी पत्थर उसके हाथ से गिर जाता है। तब उसे एहसास होता है कि पत्थर के अंदर असल में डेमन वाली एनर्जी, डेमोनिक एनर्जी भरी हुई है और वो उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा है। शियान कहता है कि किसक सही है क्योंकि कुछ ग्लो स्टोन्स में जमी हुई डेमन एनर्जी होती है और डेमन रेल्म की ये एनर्जी एक कच्ची और बिना रिफाइन की हुई पावर है। शियान समझाता है कि अपनी पावर को ठीक से इस्तेमाल करने से पहले उसे रिफाइंड माना का यूज करके इसे बाहर धकेलना होगा। शियान किसक को बताता है कि उसके शरीर में बहुत सारा माना है लेकिन वो बस इसे कंट्रोल करने के मामले में अनाड़ी है। शियान उसकी छाती पर एक पॉइंट दबाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके शरीर में कोई रास्ता खुला है। जैसा कि शियान ने कहा था, किसक अपने अंदर माना की लहर दौड़ती हुई महसूस कर सकता है और शियान उसे उस रास्ते को फॉलो करने के लिए कहता है जो उसने अभी अभी खोला है। शियान फिर उसे ग्लो स्टोन उठाने की कोशिश करते वक्त अपने माना पर फोकस करने के लिए कहता है। किसोक वैसा ही करता है जैसा उसे बताया गया है और पत्थर के साथ थोड़ी जद्दोजहद करने के बाद वो आखिरकार उसे उठाने में कामयाब हो जाता है। किस इस बात से इम्प्रेस है कि बर्तन धोना और पत्थरों को साफ करना शियान के प्लान का ही हिस्सा था। चूंकि किशो ये खुशी खुशी कर रहा है, शियान उसे अपना माना चैनलाइज करना जारी रखने और साथ ही बर्तनों का ख्याल रखने के लिए कहता है। पूरे हालात को लेकर एक्साइटेड होकर किसी शियान को भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो वो कहेगा। शियान भी उसकी हिम्मत और पक्के इरादे से इम्प्रेस है क्योंकि मन ही मन शियान को पूरा भरोसा है कि किसी ये कर सकता है। उस रात शियान ग्लो स्टोन को छत पर लटका देता है और वो एक अच्छे लैंप का काम करता है। जब बाकी सब सो रहे होते हैं तो गू अकेला ही अंडे के साथ होता है क्योंकि वो दिन में ही सो गया था और अब उसके शरीर में नींद जैसी कोई चीज नहीं बची है। अचानक वो देखता है कि नारी किसी ज़ॉम्बी की तरह अपनी नींद से उठती है और घर से बाहर चलने लगती है। हैरानी की बात यह है कि नारी अपने कपड़े साफ करने के लिए घर से बाहर निकली है क्योंकि वे गंदे हैं। गू दूर खड़ा होकर सोचता है कि वो लड़की आधी रात को कपड़े क्यों धो रही है। गू को लगता है कि उसे ये करने की जरूरत थी क्योंकि वो एक लड़की है और उसके पास कोई दूसरे कपड़े नहीं हैं। थोड़ी देर में नारी इस खुशी के साथ पानी से बाहर आती है कि उसने अपने कपड़े धो लिए हैं और वे अब साफ हैं। वो अपनी इस छोटी सी जीत का जश्न मना रही होती है कि तभी शियान बाहर आता है जैसे कि वो ताज़ी हवा लेने निकला हो। जब नारी उससे पूछती है कि वो बाहर क्या कर रहा है तो वो दावा करता है कि वो गू के साथ टहल रहा है। शियान उससे भी पूछता है कि क्या वो टहलने निकली है और वो घबराते हुए हाँ कह देती है। शियान फिर नारी को शांत खड़े रहने के लिए कहता है और वो उसकी कमर पर एक बेल्ट और फूल लगा देता है। नारी को ये नई चीज बहुत पसंद आती है क्योंकि इससे वो कूल दिखती है। अचानक उन्हें जंगल से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिससे नारी डर जाती है, लेकिन शियान उसे यकीन दिलाता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है क्योंकि वो बस एक टिड्डा ग्रासहॉपर है। वे वापस घर की तरफ चलने लगते हैं और शियान नारी से पूछता है कि क्या उसे कपड़े और जूतों जैसी किसी और चीज की जरूरत है। नारी कहती है कि वो उन्हीं चीजों से खुश है जो शियान ने उसे पहले ही दे दी हैं। बाद में शियान एक अच्छे आउटफिट में डेमन रेल्म से बाहर निकलता है लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं हैं। वो नारी के लिए शॉपिंग करने जाना चाहता है और रास्ते में लोग शियान को ऐसे देखते हैं जैसे वो कोई पागल हो। शियान को समझ नहीं आता नारी को डेमन रेल्म से बाहर नहीं ला सकता क्योंकि उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है और वो अभी भी अपने पुराने सदमे से जूझ रही है। शियान ने कभी नहीं सोचा था कि एक बच्चे के कपड़ों के लिए उसे इंसानी दुनिया में आना पड़ेगा। जब वो वहां खड़ा होकर कपड़ों की दुकान ढूंढ रहा होता है तभी एक रफ लुक वाला बच्चा उसके पास आता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो 10,000 वन में उसे कपड़ों की दुकान ढूंढने में मदद कर सकता है। चूंकि वो साफ देख सकता है कि शियान यहाँ का नहीं है, वो उसे एक स्टोर तक ले जाने का वादा करता है।
शियान पैसे देने को तैयार है, लेकिन वो उस लड़के को बताता है कि उसके पास छोटे नोट नहीं है और वो खुले पैसे मिलने पर ही पेमेंट करेगा। वो बच्चा इस बात से इम्प्रेस नहीं होता कि एक शिकारी के पास 10,000 वन भी नहीं है और उसे लगता है कि शियान कोई नया खिलाड़ी है जिसे ठग लिया गया है। फिर भी वो शियान को अपने पीछे आने के लिए कहता है क्योंकि शियान उसे कपड़े खरीदने लायक पैसे वाला आदमी लग रहा है। जब वे सड़क पर चल रहे होते हैं तो वो अपना परिचय बोंगू के रूप में देता है और शियान वहां खड़ी पुलिस की पेट्रोलिंग कार को नोटिस करता है, जिससे उसे लगता है कि स्लम इलाका अब सुरक्षित है। बोंगू फिर कहता है कि वो साफ देख सकता है कि शियान की शक्तियां अभी हाल ही में जागी हैं क्योंकि वो बिना किसी इक्विपमेंट के गेट से बाहर आ गया है। बोंगू को लगता है कि शियान को दूसरे ताकतवर लोगों ने लूट लिया है, लेकिन वो शियान को सलाह देता है कि उसे हार नहीं माननी चाहिए। शियान को लगता है कि ये बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से काफी समझदार है, लेकिन वो लड़का बहस करता है कि वो बच्चा नहीं है क्योंकि वो 17 साल का है। अचानक उन्हें सामने कुछ गुंडे दिखते हैं और बोंगू शियान से कहता है कि वो इस इलाके से हर हाल में दूर रहे क्योंकि ये वहां का सबसे खतरनाक स्लम है। जाहिर है स्पेस गैंग पहले डिस्ट्रिक्ट 11 में था, लेकिन अब उन्होंने अपना कब्जा डिस्ट्रिक्ट 13 तक बढ़ा लिया है। बोंगू कहता है कि अब पुलिस भी वहां नहीं जाती और तभी बोंगू बताता है कि वे असल में डिस्ट्रिक्ट 12 में खड़े हैं। ये सुनकर शियान को चिंता होने लगती है क्योंकि वो सोचने लगता है कि डिस्ट्रिक्ट 13 में उसका वो अनाथालय ऑर्फनेज अभी भी है या नहीं जहां वो रहता था। इस बीच बच्चों के कपड़ों की एक दुकान के अंदर मालकिन को स्लम में दुकान खोलने के अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है और वो बिजनेस बदलने की सोच रही होती है कि तभी शियान स्टोर में दाखिल होता है। बोंगू और स्टोर की मालकिन पार्क के बीच मजेदार बातचीत के बाद वो उसे बताता है कि शियान वहां कुछ कपड़े खरीदने आया है। पार्क गुस्से में बोंगू के गाल पकड़ लेती है और उसे कहती है कि वह उसकी दुकान पर कंगाल शिकारियों को लाना बंद करे क्योंकि पहले ही बहुत से शिकारियों ने उसका उधार नहीं चुकाया है। शियान के पहनावे को देखकर पार्क उसे पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। असल में उसने ही बोंगू से कहा था कि वो बेचारे दिखने वाले शिकारियों को दुकान पर लाए क्योंकि वे उसे उसके दिवंगत भाई की याद दिलाते हैं। पार्क इस बात को मानती है, लेकिन कहती है कि अगर वो ऐसे ही मदद करती रही तो उसका बिजनेस ठप हो जाएगा। जब वे दोनों एक कपल की तरह बहस करने में बिजी होते हैं, शियान कमरे में कपड़े चेक कर रहा होता है। तभी शियान बीच में टोकते हुए कहता है कि वो कपड़े खरीदना चाहता है और 10 मिलियन वन का एक बिल निकालता है, ये कहते हुए कि उसके पास बस इतने ही पैसे हैं। जैसे ही वे इसे देखते हैं, उनका बर्ताव बदल जाता है। पार्क एक अच्छी दुकानदार की तरह पेश आने लगती है, जबकि बोंगू उसके लिए स्नैक्स और ड्रिंक की प्लेट लेकर आता है। पार्क अपनी दुकान के सारे कपड़ों की मार्केटिंग शुरू कर देती है। शियान तब स्टोर की मालकिन को बताता है कि उसे एक छोटी लड़की और खुद के लिए कपड़े चाहिए। पार्क ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी दुकान के सबसे खूबसूरत कपड़े बाहर निकालना शुरू कर देती है। दिन खत्म होने तक शियान ने स्टोर से हर एक कपड़ा खरीद लिया और स्टोर की मालकिन बस यही दुआ कर रही है कि उसका हर दिन ऐसा ही बीते। सब कुछ पैक करने के बाद वो सामान डिलीवर करने की पेशकश करती है, लेकिन शियान उसे भरोसा दिलाता है कि वो इसे खुद ले जा सकता है। शियान फिर बोंगू को 100,000 वन देता है और उसे बताता है कि उसे उससे एक और मदद चाहिए। स्टोर से बाहर निकलने के बाद बोंगसू तब तक खामोश रहता है जब तक कि वो शियान को उस सराय इन तक नहीं ले जाता जिसके बारे में उसने पूछा था। वो उसे यकीन दिलाता है कि ये सराय सुरक्षित है क्योंकि पास में ही एक पुलिस स्टेशन है और मालिक भी बहुत भला इंसान है। ये सुनने के बाद शियान अंदर जाते हुए बोंगू को बाहर इंतजार करने के लिए कहता है। बोंगू बाहर खड़ा होकर स्टोर में जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि शियान ने उसे 100,000 वन दिए और उसके लिए कपड़े भी खरीदे। उसे शक होता है कि शियान उन लोगों में से एक है जो बच्चों को अगवा करने के लिए फुसलाते हैं और उसके पास भागने या न भागने का ऑप्शन होता है। पर साथ ही वो सोचता है कि शियान शायद वाकई एक अच्छा इंसान हो सकता है। थोड़ी ही देर में शियान बाहर आता है और कहता है कि मालिक के अच्छे होने के बारे में बोंगू की बात सही थी। अचानक वो बोंगू को एक चाबी थमा देता है। वो कहता है कि वो साफ देख सकता है कि वो सड़कों पर रह रहा है। शियान ने 1 साल का किराया एडवांस में दे दिया है ताकि वो वहां रहना शुरू कर सके, और इसके अलावा उसने उसके खाने पीने के पैसे भी भर दिए हैं। शियान बोंगसू से कहता है कि वो अपना खाना ठीक से खाए। सब कुछ सेटल करने के बाद वो बोंगसू को बताता है कि अब वो जा रहा है। जैसे ही शियान डेमन रेल में वापस जाने के लिए गेट में एंटर करने वाला होता है, बोंगू उससे पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या उसका कोई छिपा हुआ मकसद अल्टीरियर मोटिव है, क्योंकि वो उससे उसी दिन मिला था। बोंगू को यकीन नहीं हो रहा कि शियान ने उसके लिए इतनी अच्छी चीजें की हैं। तब शियान उसे बताता है कि उसने जो कुछ भी किया उससे उसे अपने पुराने दिनों की याद आ गई। शियान कहता है कि वो भी कभी बोंगू जैसा ही था, भले ही वो बहुत पुरानी बात हो। इसी के साथ शियान डेमन रेल में कदम रखता है और जब वो वापस लौटता है तो नारी पहले से ही फिक्रमंद होती है क्योंकि शियान बिना कुछ बताए बाहर चला गया था। शियान तब बताता है कि वो नारी के लिए गिफ्ट्स लेने गया था। वो उसके पास बैग रख देता है जो पूरी तरह से अच्छे कपड़ों से भरा होता है।
नारी उन सुंदर कपड़ों को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है और शियान उसे घर के अंदर जाकर उन्हें पहनकर देखने के लिए कहता है। यहाँ एक छोटा सा खुलासा होता है कि शियान ने इंसानी दुनिया में जाने के लिए किसक के कपड़े उधार लिए थे और वो लौटते वक्त उसके लिए कुछ भी नहीं लाया। बाद में शियान कपड़े तय करने बैठ जाता है जबकि नारी कुछ कपड़े ट्राई करती है। शियान को खुशी है कि नारी उन कपड़ों को पाकर बहुत एक्साइटेड है और वो उन्हें पहनकर बहुत क्यूट भी लग रही है। कुछ कपड़े ट्राई करने के बाद वो आखिरकार अपना सबसे बेस्ट कपड़ा चुनती है जिसके बीच में एक चूजे चिक की ड्राइंग बनी है और वो दावा करती है कि ये गूं जैसा दिखता है। गूं को यकीन नहीं होता कि उसकी तुलना एक कपड़े पर बनी मामूली चूजे की ड्राइंग से की जा रही है। शियान फिर उसे बाकी कपड़े खुद तय करने का मौका देता है जिसे वो खुशी खुशी मान लेती है। गूं कहता है कि शियान जो कपड़े लाया है उनके लिए घर में जगह नहीं है। शियान कहता है कि वो इसके बारे में सोच रहा था और उसका समाधान ये है कि वे घर को और बड़ा करेंगे ताकि वो एक वॉक इन क्लोजेट बना सके और फिर एक बिल्ट इन वार्डरोब लगा सके। गूं को चिंता है कि इसके लिए उन्हें पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन शियान उसे बताता है कि उसके पास एक परफेक्ट आदमी है जो उनकी मदद करेगा। तभी वो किश्यो को बुलाता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का अगला हिस्सा भी इसी तरह ट्रांसलेट करूं? शियान ने स्टोर उसे बताते हुए कि उसके पास उसके लिए एक और स्पेशल ट्रेनिंग है। किशोक बुलाए जाने पर बहुत एक्साइटेड है और वो शियान को बताता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग वाली ड्रेस साफ कर ली है और यहाँ वो शियान की उस फटी पुरानी ड्रेस की बात कर रहा है। किशोक कहता है कि वो ड्रेस जहर में डूबी हुई थी और क्योंकि उसे पता नहीं था इसलिए उसे सिर्फ छूने भर से वो मरने वाला था। किसक को लगता है कि शियान ने जानबूझकर उस ड्रेस पर जहर छोड़ा था ताकि वो खुद को और मजबूत बनाने की ट्रेनिंग दे सके। किशो को ये नहीं पता कि शियान बस उसे धोने में आलस कर रहा था और अचानक वो किजियो से कहता है कि वो इसे पहनने के लिए आज़ाद है। शियान अपना दांव खेलते हुए कियोक से कहता है कि ये उसके लिए एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग यूनिफॉर्म बनेगी। वो उसे इसे पहनने और जाकर कुछ लकड़ियां काटने के लिए कहता है। गूं बीच में आते हुए कहता है कि वो खुद उसके लिए लकड़ियां चुनेगा। कियोक तुरंत फिक्रमंद हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ उस ड्रेस को पहनकर ही मर सकता है और शियान उसके लिए पेड़ काटने का काम देकर इसे और मुश्किल बना रहा है। अचानक नारी घर के अंदर से उन पर चिल्लाती है और कहती है कि अंडे के साथ कुछ गड़बड़ है। ग्रुप घर के अंदर जाता है और शियान को लगता है कि अंडा फूटने वाला है, इसीलिए उसके अंदर हलचल तेज हो रही है। किसोक को डर है कि अंडे से कोई तबाही मचाने वाला डिजास्टर ग्रेड मॉन्स्टर निकलेगा, लेकिन नारी इससे सहमत नहीं है और कहती है कि इसमें से एक प्यारा सा मॉन्स्टर पैदा होगा। वे दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि अंडा फूटना शुरू हो जाता है और सबसे पहले कुछ बहुत ही नुकीले पंजे बाहर आते हैं। पूरा ग्रुप तब तक उत्सुक रहता है जब तक कि पूरा अंडा नहीं फूट जाता और उसके अंदर का जीव सामने नहीं आ जाता। लेकिन नारी और कियोक पूरी तरह उलझन में हैं क्योंकि ये जीव वैसा नहीं है जैसा उन्होंने पहले कभी देखा हो। इसका शरीर एक सांप जैसा है जबकि इसके पैर एक पंछी की तरह दिखते हैं। वो जीव बिना वक्त गवाए मेज से सीधा किजियो के चेहरे पर कूद जाता है और वो डर के मारे मरने जैसा हो जाता है। बाद में किजियो अपने मास्टर के कहे अनुसार पेड़ काटना शुरू करता है। गूं उसकी निगरानी करने के लिए उसके सिर पर बैठ जाता है और पेड़ काटते वक्त कियो को उस ड्रेस में मौजूद जहर की वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। किसको यकीन नहीं हो रहा कि शियान उस ड्रेस को पहनकर आराम से कैसे घूम रहा था। दूसरी तरफ शियान ने कपड़े तह करने के बाद अच्छा वक्त बिताया। तभी नारी उस जीव को अपने हाथों में लेकर आती है और शियान को बताती है कि ये एक बहुत ही आज़ाद और प्यारा जीव लग रहा है। शियान का मानना है कि वो जीव नारी के प्रति वफादार है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि नारी ने ही उसकी जान बचाई थी। हालांकि सवाल यह है कि वे इसका नाम क्या रखेंगे। शियान सुझाव देता है कि वे इसका नाम सासा रखें क्योंकि ये आधा सांप है। नारी अभी शियान के साथ इस पर चर्चा कर ही रही होती है कि सासा कूदकर जंगल की तरफ भाग जाता है। शियान को खुशी है कि वे दोनों साथ में अच्छा वक्त बिता रहे हैं, जो परिवार के लिए अच्छी बात है। शियान फिर गूं को बताता है कि उसने सासा जैसा जीव पहले कभी नहीं देखा और गूं भी वही बात कहता है, जिसका मतलब शायद ये है कि ये एक दुर्लभ प्रजाति रेयर स्पीशीज है। हालांकि गूं जानता है कि ये पक्का है कि ये मॉन्स्टर ज्वालामुखी वाले इलाके से है और इसीलिए उन्हें मंडरावरा पर नजर रखने की जरूरत है। जाहिर है ज्वालामुखी क्षेत्र के मॉन्स्टर्स पौधों वाली प्रजातियों को एक दावत डेलिकेसी मानते हैं। असल में वे जो भी पौधा देखते हैं उसे चबा जाते हैं क्योंकि उस इलाके में पौधे बहुत कम होते हैं। इसके अलावा उन्हें वे पौधे पसंद हैं जो तेज डेमन एनर्जी से भरे हों। इसी वजह से गूं को पूरा भरोसा है कि वो मॉन्स्टर मंडरावरा को खोदकर निकालने की कोशिश करेगा ताकि वो उन्हें खा सके। जैसा कि गूं ने अंदाजा लगाया था, वो मॉन्स्टर पहले ही मंडरावरा के खेत तक पहुंच चुका है और उनके बीच मुकाबला शुरू हो जाता है। नारी उन्हें रोकना चाहती है, लेकिन शियान कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसका मानना है कि वे मॉन्स्टर्स हैं और अपने मतभेद सुलझाने के लिए उन्हें कम से कम एक बार एक दूसरे से भिड़ना ही होगा। चूंकि सासा अभी काफी छोटा है, शियान को नहीं लगता कि इससे पौधों को कोई खास खतरा है।
तभी सासा सबसे छोटे मंडरावरा पर निशाना साधता है, लेकिन सबसे बड़ा वाला बीच में आ जाता है। मंडरावरा तुरंत डिफेंसिव होकर काउंटर अटैक वाली पोजीशन में आ जाते हैं, और जैसा कि सोचा था, दूसरा मंडरावरा जवाबी हमला कर देता है। हालांकि सासा मुस्कुराते हुए अपनी पूंछ से उस हमले को रोक देता है, लेकिन तीसरा वाला पहले ही मौके का फायदा उठाकर सासा के करीब पहुंच जाता है। आखिर में मंडरावरा सासा को पीट देते हैं और वो रोने लगता है। सासा वहां से भाग जाता है और शियान कहता है कि लड़ाई के पहले राउंड के विनर मंडरावरा हैं। चूंकि तमाशा खत्म हो चुका है, शियान कहता है कि अब उन्हें अपने काम पर वापस लौट जाना चाहिए। 2 दिन बाद किसियो घर का विस्तार एक्सटेंशन पूरा कर लेता है और कियो खुशी के आंसुओं के साथ उस ट्रेनिंग वाली ड्रेस को फेंक देता है। वो सोचता है कि क्या उसने काम ठीक से किया है, लेकिन शियान वहां आकर उसकी तारीफ करता है कि उसने उम्मीद से भी बेहतर काम किया है। नारी भी इम्प्रेस है क्योंकि घर से फूलों जैसी खुशबू आ रही है और ये गुलू की वजह से है जिसने बिल्डिंग के लिए खुशबूदार लकड़ी चुनी थी। शियान को भरोसा है कि वहां रखे सारे कपड़ों से भी अच्छी खुशबू आएगी। जब किसुक को पता चलता है कि शियान ने नए मॉन्स्टर का नाम सासा रखा है, तो वो एक और भी बेहतर नाम सुझाता है। शियान उसे नाम बताने को कहता है और वो स्नेक चिक नाम चुनता है, जो कि किसी इंसान का सोचा हुआ सबसे घटिया नाम है। नारी भी अपना एक नाम बताती है, पर वो भी बेकार निकलता है। गू भी बातचीत में शामिल होना चाहता है और शियान उससे उसका असली नाम पूछने का फैसला करता है, क्योंकि उसने पहले दावा किया था कि उसका एक नाम है। गू तब बताता है कि उसका असली नाम रॉकी माउंटेन हुफ है, जो असल में उसकी पहचान बताता है। शियान निराशा में सिर पकड़ लेता है, क्योंकि वो मंदबुद्धि लोगों के साथ रह रहा है। चूंकि कोई और बेहतर नाम नहीं सोच पाता, इसलिए सब सासा नाम पर ही टिके रहते हैं। घर का काम पूरा होने के बाद गू शियान से पूछता है कि उनका अगला प्लान क्या है। तब शियान वो बताता है जो उसने इंसानी दुनिया में रहते वक्त सोचा था। वो सुझाव देता है कि उन्हें घर के चारों तरफ एक मजबूत बाड़ फेंस बनानी चाहिए, ताकि जब वो आसपास न हो तब भी मॉन्स्टर्स अंदर न आ सकें। कियो घर को देखता है और उसे शक है कि क्या कोई भी मॉन्स्टर अपने होशोवास में इस डरावने घर के पास आने की हिम्मत करेगा। शियान तब कहता है कि कोई एस क्लास मॉन्स्टर या आवारा शिकारी वहां आ सकते हैं, चूंकि वे लोगों को बाहर रखना चाहते हैं। गू कहता है कि इसे ऐसी चीज से बनाना होगा जिसमें बहुत ज्यादा डेमन एनर्जी हो, और ये पाने के लिए उन्हें कोस्टल एरिया तटीय इलाके में जाना होगा। जाहिर है वहां एक पीला क्वार्ट्ज येलोइश क्वार्ट्ज मिलता है, जो ब्लैकस्टोन से भी ज्यादा सख्त होता है। शियान अभी से कल्पना करने लगता है कि अगर वे इसमें ग्लोस्टोन्स भी लगा दें तो वो बाड़ कितनी सुंदर दिखेगी। जहां नारी और गू कोस्टल एरिया जाने के लिए एक्साइटेड हैं, वहीं कियोक को इसे लेकर बुरे सपने आ रहे हैं। किसक डर के मारे अधमरा है, लेकिन तभी उसकी नाक से खून बहने लगता है, जिसका मतलब है कि उसे इंसानी दुनिया में वापस जाना होगा। किसक इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता, क्योंकि ये बिल्कुल सही समय पर हुआ है। किसक तुरंत शियान से कहता है कि उसे डेमन एनर्जी की दवा लेने बाहर जाना होगा, और शियान मान जाता है। वो उससे कहता है कि अगर उन्हें लौटने में देर हो जाए तो वो मंडरावरा का ख्याल रखे। किसक फिर शियान को कोस्टल रीजन से सावधान रहने को कहता है, क्योंकि वो जगह ए रैंक और उससे नीचे के शिकारियों के लिए बहुत खतरनाक है। असल में उस इलाके पर 2 डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स का राज है। शियान ये पहली बार सुन रहा है, और कियो समझाता है कि रिपोर्ट के मुताबिक वे चिमेरा हंटर थे, जो बहुत समय पहले लैब से भाग गए थे। जाहिर है उनके सिर पक्षियों जैसे हैं, लेकिन उनका शरीर इंसानी रूप में ही है। इसी बीच कुछ शिकारी उन डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रहे हैं। वे उन पर एक डायरेक्ट ट्रैकिंग हिट करते हैं, जिससे मॉन्स्टर्स दूसरी दिशा में मुड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे भाग रहे हैं और वे उनका पीछा करने का सुझाव देते हैं। हालांकि उनमें से एक कहता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स के ठिकाने तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए और फिर उन्हें खत्म करना चाहिए। शिकारी इस बात पर हैरान है कि 60 साल बाद भी वे मॉन्स्टर्स अभी तक मरे नहीं हैं। उनका मानना है कि वे चिमेरा पूरी तरह से मॉन्स्टर्स में बदल चुके हैं, और शिकारी नहीं चाहते कि ये मॉन्स्टर्स चिमेरा हंटर्स की उस महान उपलब्धि को बदनाम करें। अचानक वे नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर भाग नहीं रहा है, बल्कि सीधा उनकी तरफ निशाना साध रहा है। टीम लीडर अपने आदमियों को आने वाले हमले के खिलाफ बैरियर रुकावट लगाने का ऑर्डर देता है। हालांकि उनका बैरियर मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाता, क्योंकि वो उसे एक ही झटके में चकनाचूर कर देता है। अब जाकर उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मॉन्स्टर की ताकत को आंकने में गलती कर दी है। मॉन्स्टर फिर से उनकी तरफ आता है और उन्हें खत्म करने ही वाला होता है कि तभी नारी वहां आ जाती है।